तो आज का चैप्टर है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो व्हेन वी लुक अराउंड वी सी यू सी बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तुम क्या करते हो, तुम जब आसपास देखते हो तुम्हें जिंदा चीज़ें भी दिखती हैं, नॉन लिविंग चीज़ें भी दिखती हैं। यू मस्ट हैव वंडर्ड एंड आस्क्ड योरसेल्फ व्हाट इज दैट मेक्स अ ऑर्गेनिज्म लिविंग। नहीं पूछा तो आप पूछ लो, कोई चीज़ लिविंग क्यों होती है, कोई चीज़ नॉन लिविंग क्यों होती है, मतलब उसका मतलब क्या होता है उसमें जो वो लिविंग होती है, क्या होता है जो वो नॉन लिविंग होती है। तो हम ना डीप डीप जाते गए बॉडी में, तो बेसिक यूनिट हमने देखा कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक कॉमन चीज़ हमें मिली, दैट वाज सेल। सो ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल। ये चीज़ हमें कॉमन मिली तो हमने सोचा यार जिसके पास सेल है वो लिविंग हो जाएगा। सम आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल, कुछ ऐसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दिखे जो एक ही सेल के बने हैं, जैसे अमीबा वगैरह। सो वाइल द अदर्स लाइक द कंपोज्ड ऑफ मेनी सेल, फॉर एग्जांपल मल्टी सेलुलर, तो जैसे तुम लोग हो कई सारे सेल्स के बने तो मल्टी सेलुलर कहते हैं। व्हाट इज सेल? सेल क्या होता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एक्जिस्टेंस परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ द लाइफ। एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर द इंडिपेंडेंट लिविंग। यानी कि सेल से अगर छोटा कुछ भी है, जैसे कोई एक मॉलिक्यूल है, तो वो इंडिपेंडेंट लिविंग इंश्योर नहीं कर सकते, हम उसको नहीं कह सकते कि वो लिविंग है। हेंस सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है। सो एंटॉन वन लेवेनहुक, ये भाई साहब का नाम याद रखना बहुत अच्छे से। इन्होंने फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब किया था, फर्स्ट टाइम देखा था लिविंग सेल को। रॉबर्ट ब्राउन की बात करें तो इन्होंने सब डिस्कवर किया था न्यूक्लियस को, याद रखना है। एंड जो अपने इसको हाईलाइट कर देते हैं। एंड जो अपने रॉबर्ट हुक सुना होगा, वो तुम पहले ही पढ़ चुके हो। उन्होंने क्या, एक डेड सेल देखा था, ये लीवन हुक ने लिविंग देखा था। द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप एंड द इम्प्रूवमेंट लीडिंग टू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवील्ड द स्ट्रक्चर्स ऑफ द सेल इन डिटेल। सेल थ्योरी की बात करते हैं तो मैथलेस सैकलेटन, ये भी तुमको याद रखना है, मैथलेस सैकलेटन। और ये भी याद रखना है कि ये जर्मन बॉटनिस्ट है। इन्होंने, अब भाई बॉटनिस्ट है तो क्या करेंगे, बॉटनिस्ट है तो क्या करेंगे, प्लांट्स को देखेंगे, प्लांट्स को ऑब्जर्व किया कि सारे के सारे प्लांट डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स के बने हुए हैं फ्रॉम द टिश्यू, है ना। और वही सेल सारे मिलकर टिश्यू बनाते हैं प्लांट में, है ना। एंड अबाउट द सेम टाइम, इसी टाइम पर एक और साइंटिस्ट उभर कर आया जिनका नाम था थियोडर शैकमान। इनको भी याद रखना, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। डेट इंपॉर्टेंट नहीं है बट एटलीस्ट जूलॉजिस्ट हैं, नाम याद रखो। दे स्टडीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल सेल एंड रिपोर्टेड द सेल हैड अ थिन आउटर लेयर विच स्टूडेंट नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इन्होंने नोटिस किया कि हर सेल के पास एक थिन आउटर लेयर होती है जिसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है। And he also concluded based upon the study of the plant tissue that the presence of cell wall was the unique character। तो सेल वॉल का होना एक यूनिक कैरेक्टर था प्लांट सेल में। तो तुम्हें याद रखना है, तुमसे पूछ सकते हैं कि हु सेड दिस करके, कि सेल वॉल वाज द यूनिक कैरेक्टर ऑफ द प्लांट, तो योर आंसर शुड बी सैकमन। यू मस्ट रिमेंबर दिस। ऑन द बेसिस ऑफ सैकमन प्रपोज्ड हाइपोथेसिस ऑफ द बॉडीज एंड द प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। तो इस हिसाब से सैकमन ने एक हाइपोथेसिस रखी। उन्होंने कहा कि जो प्लांट एंड एनिमल की बॉडीज है वो सब सेल की बनी हुई हैं और सेल के प्रोडक्ट, सेल से जो कुछ भी बनता है उसकी बनी हुई है। ठीक है। सो हाँ, सैक्लिडन सैकमन टुगेदर फॉर्मुलेटेड सेल, तो इन लोगों ने एक सेल थ्योरी बनाई। एंड दिस थ्योरी हाउएवर डिड नॉट एक्सप्लेन द न्यू सेल्स फॉर्म। तो इन्होंने ये नहीं बताया कि सेल नए कैसे बने, नए नए सेल्स कैसे बने। तो रॉडल्फ विर्को आए, इन्होंने बताया कि ओमनी सेलुला ई सेलुला, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुका है। ये जो ग्रीन ग्रीन मैंने मार्क कर रखे हैं ये तुम्हारे प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं, इसलिए कर रखे हैं। ठीक है। सो ही फर्स्ट एक्सप्लेन एंड इन्होंने पहली बार एक्सप्लेन किया कि सेल डिवाइडेड एंड द न्यू सेल्स वाज फॉर्मड ऑन द प्री एग्जिस्टिंग वंस। ठीक है। सो ही मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस बाय सैक्लिडन एंड सैकमन। तो सैक्लिडन एंड सैकमन ने जो थ्योरी बना रखी थी उसमें एक मॉडिफिकेशन यानी कि अपनी थ्योरी घुसेड़ दी, जिसको कहते हैं ओमनी सेलुला ई सेलुला, यानी कि नए सेल पुराने सेल से बने हुए हैं सेल डिवीजन से। ठीक है। सो ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ, ये है सेल थ्योरी हमारी, कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड द प्रोडक्ट्स ऑफ सेल। ये उन दोनों ने सेंटेंस ने ऐड ऑन किया, और विर्को ने ये ऐड किया, रॉडल्फ विर्को सर ने, कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है। एंड ओवरव्यू ऑफ द सेल्स की बात करते हैं। अब हाउएवर यू हैव ऑब्जर्व्ड द सेल ऑफ द अनियन पील देखा होगा, ह्यूमन चीक देखा होगा, नहीं देखा तो सर्च करके देख लो अंडर माइक्रोस्कोप। लेट अस रिकलेक्ट द स्ट्रक्चर। द अनियन सेल विच इज अ टिपिकल प्लांट सेल, है ना, एज अ डिस्टिंक्ट सेल वॉल, उसमें एक डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर है अलग सा जिसको कहते हैं सेल वॉल, एंड इट्स आउटर बाउंड्री एंड जस्ट विद इन द सेल मेम्ब्रेन एंड द सेल ऑफ द ह्यूमन चीक हैव आउटर मेम्ब्रेन डिलिमाइटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। तो ह्यूमन चीक सेल में तुमको सिर्फ एक आउटर मेम्ब्रेन दिखी होगी जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इनसाइड ईच सेल आर डेंस मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर। एक हर सेल के अंदर तुमको न्यूक्लियस जरूर दिखेगा जो कि एक डेंस मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर दिखता है। दिस न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम्स। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होता है, नॉर्मली क्रोमेटिन फाइबर्स के फॉर्म में अरेंज रहते हैं, बट एट द सेल डिवीजन ये क्रोमोसोम्स के फॉर्म में रहते हैं, विच इन टर्न कंटेन जेनेटिक मटेरियल। इससे यही जो अपना क्रोमोसोम होता है यही एक्चुअली डीएनए होता है, बस वो एकदम जैसे जैसे ऊन का गोला होता है ना, हम उसे ऊन का गोला कहते हैं, बट अगर हम उससे एक धागा निकाल लें तो हम उसे ऊन का धागा कहते हैं ना कि गोला कहते हैं। तो वही चीज़ है। तो उससे जब गोला रहता है तो तुम उसे क्रोमोसोम कहते हो या तुम उसे क्रोमेटिन फाइबर्स कहते हो, बट अगर तुम एक धागे की बात करो तो वही तुम्हारा डीएनए होता है, समझ गए। तो सेल्स दैट हैव अ मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियर कॉल्ड
यूकैरियोटिक, जिनके पास मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियस होता है। देखो यूकैरियोटिक मतलब क्या होता है, यू मतलब होता है ट्रू, यू मतलब क्या होता है, ट्रू, ठीक है, सच्चा। एंड कैरियोटिक क्या होता है, कैरियोटिक होता है तुम्हारा न्यूक्लियस, कैरियोटिक न्यूक्लियस का ही दूसरा फॉर्म, दूसरा वर्ड है। एंड प्रोकैरियोटिक मतलब, प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव, एंड न्यूक्लियस मतलब तो कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस। तो प्रोकैरियोटिक के पास पुराना न्यूक्लियस होता है, मतलब उस न्यूक्लियस घटिया न्यूक्लियस होता है, उसकी मेम्ब्रेन ही नहीं होती है। एंड यूकैरियोटिक के पास मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियस होता है। बस मेन डिफरेंस यही है, बेसिस डिवीजन का यही है, और भी कई सारे डिफरेंस होते हैं। दैट सेल लैक मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियस आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक। देखो जो मैंने बोला वही इनसाइड लिख दिया। इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम ऑफ द सेल। तो एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है साइटोप्लाज्म, जो कि ऑक्यूपाई करता है वॉल्यूम ऑफ द सेल। साइटोप्लाज्म इज द मेन अरीना ऑफ द सेलुलर एक्टिविटी, मतलब यहाँ पे सारी सेलुलर एक्टिविटीज हो रही होती हैं, ठीक है, यहीं पे सारी रिएक्शंस वगैरह हो रहे होते हैं। तो वेरियस केमिकल रिएक्शन occurs in it keep the cell at the living state। तो जैसे कि हमें पता है कि जहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो वहीं वो उसी चीज़ को हम लिविंग मानते हैं। जहाँ पे खुद से केमिकल रिएक्शन हो किसी मेम्ब्रेन के अंदर, किसी एक फिक्स बाउंड्री के अंदर, तो हम उस चीज़ को कहते हैं कि वो लिविंग है। बिसाइड द न्यूक्लियस द यूकैरियोटिक सेल हैव द अदर मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल। तो न्यूक्लियस के अलावा भी जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं उनके पास और भी मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल होते हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है, लाइसोसोम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइक्रोबॉडीज होता है, वैक्यूल्स होता है। तो ये सब होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल लैक सच मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल, पर प्रोकैरियोटिक के पास ऐसा मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल नहीं रहता है, ठीक है। सो राइबोसोम्स की बात करते हैं। राइबोसोम्स आर द नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल फाउंड इन ऑल द सेल्स बोथ यूकैरियोटिक एज वेल एज प्रोकैरियोटिक। तो राइबोसोम्स जो होते हैं ना, पहली चीज़ तो ये तुम्हें दिमाग में रखना है कि नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड होते हैं। क्या होते हैं, नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल होते हैं राइबोसोम्स, ठीक है। एंड ये दोनों में ही होते हैं, ठीक है। दे आर फाउंड इन ऑल सेल्स, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। विद इन द सेल राइबोसोम्स आर फाउंड नॉट ओनली इन साइटोप्लाज्म बट आल्सो ऑन द टू ऑर्गेनेल। क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी घुसे रहता है, प्लांट्स में होता है क्लोरोप्लास्ट। एंड माइटोकॉन्ड्रिया पे भी घुसे रहते हैं। एंड रफ ईआर, माइटोकॉन्ड्रिया तो दोनों में होता है। एंड रफ ईआर यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप का होता है, एक आर यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक एस दैट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ ईआर को रफ ईआर कहते ही इसीलिए हैं क्योंकि उसके सरफेस पर राइबोसोम चिपके रहता है, ठीक है। सो एनिमल सेल कंटेन अनदर, एक और नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड है, तो तुम्हें इतना याद रखना है कि इनकी मेम्ब्रेन नहीं होती है खास करके, या किसके इसमें होता है। तो सेंट्रोजोम कहते हैं इसको, विच हेल्प्स इन सेल डिवीजन। कैसे हेल्प करता है आगे होगा, आगे पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो सेल 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 डिफर ग्रेटली इन साइज। सेल ना साइज में काफ़ी डिफरेंट करता है, शेप में, एक्टिविटीज़ में। फॉर एग्जांपल माइक्रोप्लाज्मा, माइक्रोप्लाज्मा जो है ये स्मॉलेस्ट सेल है, ये भी तुमको याद रखना है। माइक्रोप्लाज्मा क्या होता है, स्मॉलेस्ट सेल होता है। थोड़ी सी बात और है इसकी आगे। एंड आर ओनली 0.3 माइक्रोमीटर, वैल्यू जरूरी नहीं है बट ठीक है, याद रखो तो कोई नुकसान भी नहीं है। और वाइल बैक्टीरिया की बात करें, थोड़ा स्क्रॉल और करो। बैक्टीरिया जो होता है इट कुड बी 3 to 5, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा रहता है उसे, तो वो सबसे छोटा है ना। लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल तुम जानते ही होगे, एग ऑफ ऑस्ट्रिच, है ना, नहीं जानते तो आप जान गए। अमंग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ह्यूमन रेड ब्लड सेल इज ऑफ 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। तो ह्यूमन रेड सेल भी देखो कितना बड़ा है उस माइक्रोप्लाज्मा से, और बैक्टीरिया से भी थोड़ा सा बड़ा है। नर्व सेल्स आर सम ऑफ द लॉन्गेस्ट। भाई नर्व सेल तो लंबे के लंबे होते हैं। एक्चुअली ये लोग तुमको ना बस दिखाना चाहते हैं हमारे पास कितनी वैरायटी है, अपना ये लोग है ना, दिखावा कर रहे हैं कि सेल्स में हमने वो बहुत टाइप के सेल है, लंबे, छोटे, मोटे, काले, पीले। सो सेल्स ऑल्सो वेरी ग्रेटली इन देयर शेप में भी काफ़ी वेरिएशन रहता है ना। तो दे मे बी डिस्क लाइक, पॉलीगन, कॉलमनार, क्यूबॉइड, थ्रेड लाइक, इवन इरेगुलर, मतलब हर टाइप का तुमको मिल जाएगा, तुमको जिस टाइप का चाहिए मिल जाएगा। शेप ऑफ द सेल में वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म। तो ये होता क्यों है ऐसा, एक्चुअली फंक्शन पे डिपेंड करता है। जैसे न्यूरॉन इतना लंबा क्यों होता है, उसको सिग्नल इधर से उधर ले जाना है। लंबा नहीं करोगे तो कैसे ले जाएगा, इतने सारे न्यूरॉन्स लगाने पड़ेंगे, इतने सारे साइनेप्सेस लगाने पड़ेंगे, तो सिग्नल स्लो हो जाएगा। तो इसलिए सेल को ही लंबा कर दो ताकि एक दो साइनेप्स में ही काम निपट जाए, है ना। अब बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स की। तो प्रोकैरियोटिक सेल आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो इसमें बैक्टीरिया होते हैं, मेनली ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, माइकोप्लाज्मा होते हैं, पीपीएल होते हैं, या नीलूरो निमोनिया एक ऑर्गेनिज्म। दे आर जनरली स्मॉलर, जनरली प्रोकैरियोटिक सेल छोटे होते हैं, मल्टीप्लाई ज़्यादा तेजी से करते हैं देन यूकैरियोटिक सेल्स, एंड दे मे वेरी ग्रेटली इन द शेप एंड साइज। द 4 बेसिक शेप्स ऑफ द बैक्टीरिया, लाइक देखो जैसे बैक्टीरिया है अपना, बैक्टीरिया जो है अपना इसके 4 शेप में पाया जाता है ना। एक तो होता है हमारा रॉड लाइक, यानी कि ऐसा होता है रॉड लाइक, ठीक है, इसे कहते हैं बैकिलस। एक होता है हमारा कोकस, यानी कि स्फेरिकल, ऐसे ऐसे होते हैं गोल गोल। एक होता है हमारा विब्रियो, यानी कि कॉमा शेप, इसमें थोड़ा सा ऐसा दिखता है, ठीक है, कॉमा शेप हो गया, ऐसे होता है यहाँ पे, ठीक है। एंड एक अपना होता है स्पिरिलम, इसमें इसका एक थोड़ा सा स्पाइरल निकला रहता है, ठीक है। सो ये रहता है अपना बैक्टीरिया का 4 शेप।
So organization of the prokaryotic cell is fundamentally similar even though prokaryotes exhibit wide variety of shapes and function. Organization of the prokaryotic cell is मतलब इनका जो फंडामेंटल कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो सब में सेम होता है, तब भी इनकी वैरायटी शेप्स एंड फंक्शंस की होती ही है. ऑल प्रोकैरियोटिक हैव अ सेल वॉल. देखो सेल वॉल सबके पास होती है. दे हैव अ सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट इन माइक्रोप्लाज्मा. ये तुम्हें याद रखना है, प्रीवियस ईयर में आ चुका है. माइक्रोप्लाज्मा जो होता है उस पर सेल वॉल नहीं होती है, बाकी सब पे सेल वॉल रहती है हर प्रोकैरियोटिक वाले में. ठीक है. द फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इज द साइटोप्लाज्म. तो फ्लूइड मैट्रिक्स जो उसके अंदर सेल को फिल करता है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं. देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, यानी कि न्यूक्लियस की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है. तो जो मतलब तुम एग्जैक्टली नहीं कह सकते हो कि वहाँ पे न्यूक्लियस है या वहाँ पे न्यूक्लियस है. दिस इज व्हाट दे आर सेइंग. द जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नेकेड. नंगा पड़ा रहता है जेनेटिक मटेरियल वहाँ पे, एंड नॉट इन्वॉल्व्ड इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, है ना, वही जो बताया मैंने. इन एडिशन टू जीनोमिक डीएनए, इनके पास एक और खास चीज़ है. इनके पास एक डीएनए होता है क्या कहते हैं उसे, प्लाज्मिड्स. प्लाज्मिड्स, अरे पूरा ही हो गया. हटो. क्या होता है इनके पास, एक प्लाज्मिड डीएनए होता है जो बड़ा खास होता है. ये इनको कुछ एक्स्ट्रा फंक्शन दे देता है. तो इनके पास एक डीएनए होता है, तो सिंगल क्रोमोसोम वाला सर्कुलर डीएनए. सिंगल क्रोमोसोम सर्कुलर डीएनए, ठीक है. याद रख सकते हो उसको. एंड मैनी बैक्टीरिया हैव अ स्मॉल सर्कुलर डीएनए. इसमें ये भी याद रख सकते हो कि स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए. ठीक है, मतलब कह रहा हूँ स्मॉल सर्कुलर, इसको मन में रखो. ठीक है. एंड ये होता है छोटा सा सर्कुलर डीएनए रहता है, एंड डीएनए रहता है, आरएनए नहीं. आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए, दीज आर स्मॉलर डीएनए आर कॉल्ड प्लाज्मिड्स. इन्हीं को छोटे छोटे डीएनए उसको प्लाज्मिड्स कहते हैं. प्लाज्मिड डीएनए कन्फर सर्टेन यूनिक फिनोटाइपिक. फिनोटाइपिक मतलब जो फिजिकली विजिबल हो. फिनोटाइपिक कैरेक्टर टू सच बैक्टीरिया. वन सच कैरेक्टर इज रेजिस्टेंट टू एंटीबॉडीज. तो एंटीबॉडीज को रेजिस्ट करता है ना, उनसे बच जाता है एंटीबायोटिक्स से. In higher classes, you will learn about the plasmid DNA used in the monitor of bacterial transformation with the foreign DNA. Other than nuclear membrane, nuclear membrane is found in the eukaryotes. देखो nuclear membrane मतलब nucleus की membrane. No organelle like the one of the eukaryotes are found in the prokaryote except ribosomes. ठीक है, ribosomes को छोड़कर ऐसा कोई भी organelle नहीं है जो दोनों में similar दिखे, है ना. So the prokaryotes have something unique to form in the form of inconstant body. प्रोकैरियोट्स के बाद एक समथिंग यूनिक होता है in the form of inconstant body. A specialized differentiated form of the cell membrane is called mesosome. is characteristic of prokaryotes. एक मेसोसोम दिखता है उनमें. मेसोसोम एक्चुअली कुछ नहीं होता है. दिस अगर ऐसा जो सेल है तो इसका जो मेम्ब्रेन का एक एक्सटेंशन ऐसे निकला रहता है, इसे कहते हैं मेसोसोम. ठीक है. It's a characteristic of prokaryotes. This is essential infolding of the cell membrane. ठीक है, essentially the infolding, सेल की मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग होती है. ठीक है. Cell envelope and modification. Most prokaryotic cell, particularly the bacterial cell, have a chemically complex envelope. तो जो मोस्ट जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, खास करके बैक्टीरिया सेल, इनका केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप होता है. ठीक है, काफ़ी रेजिस्टेंट होते हैं ये इस वजह से. तो सेल एनवेलप कंसिस्ट ऑफ टाइटली बॉन्ड 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर. आउटर मोस्ट ग्लाइकोलैक्स, सबसे बाहर एक लेयर होती है जिसे क्या कहते हैं, ग्लाइकोकैलैक्स. यहाँ पे CO भी आएगा, ग्लाइकोकैलैक्स जो भी है. फॉलोड बाय द सेल वॉल एंड देन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. मतलब बाहर सबसे बाहर ये वाली लेयर है, फिर अपनी सेल वॉल हो जाएगी. ठीक है, सेल वॉल हो जाएगी, फिर उसके अंदर हमारी हो जाएगी PMB. ठीक है. तो ये हो जाएगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऐसा रहता है. ठीक है. एंड although each layer of the envelope performs distinct function. वैसे तो हर एक लेयर का डिस्टिंक्ट फंक्शन है. they act together as a single protective. मतलब तीनों ही प्रोटेक्शन में एक कॉमन फंक्शन है, that is protection. Bacteria can be classified into 2 groups on the basis of the difference in the cell envelope in the manner in which they respond to staining procedure. तो सेल एनवेलप के इस चीज़ पर इन्हें कई कुछ बेसिस पे डिवाइड किया है, जैसे कि ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. इस पर मैंने एक वीडियो बना रखा है, तो अगर तुम्हें ये स्टेनिंग प्रोसीजर और डिटेल में समझना है तो यू कैन गो एंड चेकआउट. एक बार क्वेश्चन आया था नीट में, बहुत पहले आया था. अब तो मोस्टली NCERT से ही आता है, तो देख लो, तुम्हें देखना है तो देख लो. एक्स्ट्रा टाइम है अगर तुम्हें पास तो. ठीक है. ग्लाइकोलैक्स की बात करते हैं. ग्लाइकोकैलैक्स डिफर्स इन कंपोजिशन एंड थिकनेस अमंग डिफरेंट बैक्टीरिया. ये ना इसका कंपोजिशन और थिकनेस में काफ़ी डिफर करता है. ठीक है. तो इट कुड बी लूज शीट स्लाइम लेयर जैसा हो सकता है. एंड अदर्स में कुछ में ये स्लाइम लेयर जैसा हो सकता है, कुछ में ये थिक एंड टफ हो सकता है, जिसे कैप्सूल कहते हैं. ठीक है. एंड द सेल वॉल डिटरमाइन द शेप ऑफ द सेल. देखो एक चीज़ याद रखना कि जो सेल वॉल होती है वो डिटरमाइन करती है शेप ऑफ द सेल, ना कि ये तुम्हारा ग्लाइकोकैलैक्स. ठीक है. सेल वॉल तुम्हारा शेप डिटरमाइन करती है एंड प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल सपोर्ट
सपोर्ट टू प्रिवेंट द बैक्टीरियम फ्रॉम बस्टिंग एंड कोलैप्सिंग। ये कौन करता है? सेल वॉल। ये चीज़ सेल वॉल पे याद रखना, उस पर नहीं, ठीक है? सेल वॉल का काम है ये, ना कि ग्लाइकोकेलैक्स का। जोर इसलिए दे रहा हूँ, इसमें कन्फ्यूजन होती है लोगों को, क्योंकि तो लोगों को लगता है वही सबसे भारी लेयर है, नाम भारी है उसका, सिर्फ असली काम मतलब एग्जैक्टली यही तुमको ये पूरी लाइन तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए कि शेप कौन डिटरमाइन करता है? सेल वॉल, क्योंकि वो स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं एंड प्रिवेंट द बैक्टीरियम फ्रॉम बस्टिंग। तो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमेबल इन नेचर एंड इंटरैक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड, ठीक है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है सेलेक्टिवली परमेबल होती है एंड इंटरैक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड, मॉलिक्यूल्स को इधर उधर थोड़ा सेलेक्टिवली परमेबल अलाउ करती है जाने पे। दिस मेम्ब्रेन इज सिमिलर स्ट्रक्चरली टू दैट ऑफ यूकैरियोट्स, लगभग यूकैरियोट्स जैसी ही होती है। A special membranous structure called mesosome, which is formed by the extension of plasma membrane into the cell. These extension are in the form of vesicles, tubules and lamella. Vesicles क्या होते हैं? ऐसे ऐसे होते हैं, tubules ऐसे ऐसे होते हैं, lamella भी कुछ कुछ सेम ही दिखता है, मतलब यही यार मेम्ब्रेन का एक्सटेंशंस हैं जो सेल के अंदर प्रोट्यूड कर रहे हैं, ठीक है? अंदर के साइड होते हैं ये, एंड दे हेल्प इन, ये क्या करते हैं? दे हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हें याद रहना चाहिए कि ये कहाँ कहाँ हेल्प करते हैं सेल की। तो सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल्स में हेल्प करते हैं। दे ऑल्सो हेल्प इन रेस्पिरेशन, सिक्रीशन प्रोसेस टू इंक्रीज द सर्फेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एंजाइमेटिक कंटेंट। तो इनके काफ़ी सारे काम हैं इन द प्रोकैरियोट्स, ठीक है? प्रोकैरियोट्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, यू में नहीं होते हैं, यूकैरियोट्स में नहीं होते हैं ये मेसोसोम्स, ठीक है? ओके, तो अब देखते हैं। ये भी याद रखना कि ये वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स एंड लैमेला के फॉर्म में अरेंज्ड रहते हैं सेल के अंदर। So in some prokaryotes like cyanobacteria, there are an other membranous extension into the cytoplasm called chromatophores, which contains pigment. तो तुम्हें ये exactly याद रखना है कि एक और membranous extension होते हैं कुछ साइटोप्लाज्म, मतलब साइटोप्लाज्म में होते हैं कुछ प्रोकैरियोट्स के, ठीक है? कुछ प्रोकैरियोट्स के साइटोप्लाज्म में कुछ और अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस होते हैं जिन्हें हम कहते हैं क्रोमैटोफोर्स, जिसके अंदर कुछ पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है? तो ये सब अपना स्पेशल टाइप का रहता है, कुछ स्पेशलिटी है ये सब, इन सब की, है ना? जैसे कि इसका एक एग्जांपल दे रखा है साइनोबैक्टीरिया, ठीक है? साइनोबैक्टीरिया तुम्हें याद रखना है कि साइनोबैक्टीरिया इसका एक एग्जांपल है जिसमें क्रोमैटोफोर्स होते हैं, ठीक है? बैक्टीरियल सेल्स में भी मोटाइल, नॉन मोटाइल। बैक्टीरियल सेल मोटाइल हो सकता है, नॉन मोटाइल हो सकता है। अगर मोटाइल है तो उसके पास एक थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन होगा फ्रॉम देयर सेल वॉल कॉल्ड फ्लैजिला, यानी कि ये होता है एंड इसके पीछे फ्लैजिला, स्पर्म जैसा दिख रहा है, हाँ तो वही, ये स्पर्म की जो टेल होती है उसे फ्लैजिला कहते हैं एक तरीके से। वो सेल का एक एक्सटेंशन होता है एंड फिलामेंटस एक्सटेंशन है, थिन होता है, और यही मूव करने में हेल्प करता है। तो बैक्टीरिया में भी ऐसे बैक्टीरिया है तो इस पर भी ऐसे टेल निकली रहती है। तो बैक्टीरिया शो अ मेम्ब्रेन रेंज इन नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ द फ्लैजेला। तो देखो मतलब वही बता रहे हैं कि जैसे बैक्टीरिया होता है अपना, उसके पास भी फ्लैजेला होता है एंड अलग अलग टाइप का अरेंजमेंट रहता है इसमें, एंड नंबर का भी डिफरेंस रहता है। एंड द बैक्टीरियम फ्लैजेलम इज कम्पोज्ड ऑफ 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स का बना रहता है, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। तो बेसल बॉडी होता है जैसे अपना ये फ्लैजेला है, जैसे ये देखो बैक्टीरिया है, यहाँ पर एक बेसल बॉडी रहेगा एंड बेसल बॉडी से एक हुक निकलेगा एंड फिर हुक से अपना पूरा अपना फिलामेंट वाला पोर्शन रहता है। तो यहाँ पे 3 ऐसे अरेंजमेंट होते हैं, यानी कि फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी 3 रहते हैं, बाहर से अंदर की तरफ बता रहे हैं। तो द फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन, वही जो पूरा टेल है अपना, मेन पार्ट जो है वही है अपना फिलामेंट, एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम द सेल सर्फेस टू द आउटसाइड, सेल के सर्फेस से आउटसाइड तक ही जाता है एंड इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन, ठीक है? बिसाइड फ्लैजेला, अब देखो ये तो हो गया फ्लैजेला। फ्लैजेला के अलावा एक पिली या पिलाई कुछ भी कह लो, और एक फिमरी है, ये 2 स्ट्रक्चर्स होते हैं। देयर आर ऑल्सो सर्फेस स्ट्रक्चर्स ऑफ द बैक्टीरिया, ये भी सर्फेस स्ट्रक्चर है, जैसे फ्लैजेला सर्फेस से निकला है, ये भी सर्फेस से निकले हुए हैं। एंड पिलाई एंड फिमरी लगभग सेम रहता है, इनके फंक्शन में थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, ठीक है? वैसे ये दोनों के दोनों मोटिलिटी में कोई रोल प्ले नहीं करते, इस चीज़ को तुम्हें दिमाग में रखना है। डो नॉट प्ले अ रोल इन मोटिलिटी, यानी कि सेल पूरा का पूरा मूव कराने में कोई मदद नहीं करते। पिलाई इज द इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ स्पेशल प्रोटीन, एंड ये इलोंगेटेड होता है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, ये कुछ स्पेशल प्रोटीन का बना रहता है। फिम्ब्रिये स्मॉल होते हैं, देखो ये इलोंगेटेड होता है, ये इनके छोटे छोटे डिफरेंस है, पिलाई थोड़ा बड़ा रहेगा, फिम्ब्रिये थोड़ा सा छोटा रहेगा। स्मॉल ब्रिसल लाइक होते हैं, फाइबर स्प्राउटिंग आउट ऑफ द सेल। सम बैक्टीरिया दे नोन टू हेल्प टू, देखो कुछ बैक्टीरिया में, हर सब में नहीं, फिम्ब्रिये कुछ बैक्टीरिया में नोन टू हेल्प टू अटैच बैक्टीरिया टू रॉक्स एंड स्ट्रीम्स एंड ऑल्सो टू द होस्ट सेल। तो फिम्ब्रिये का क्या फंक्शन है?
फिम्टे का क्या फंक्शन है, ये स्मॉल ब्रिसल लाइक होता है पहली चीज़ तो, और ये हेल्प करता है अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरिया टू रॉक्स इन द स्ट्रीम्स, ठीक है, एंड होस्ट सेल से भी अटैचमेंट में हेल्प करता है। एंड पिलाई पिलाई का मोटिलिटी में फंक्शन नहीं होता है, बट आसपास के वाटर को मूव कराता है, एंड आसपास अगर कोई फूड है तो उसे मूव कराकर गट तक पहुंचाने का ये सारा काम पिलाई करता है, ठीक है। तो मतलब गट मतलब साइटो, वो गट नहीं होता उनका कोई, उनको सेल के अंदर लेना है, यानी कि क्या बोलते हैं उसे, साइटोसिस, तो वही करता है। राइबोसोम्स एंड इनकल्शन बॉडीज की बात करते हैं, एंडोसाइटोसिस। देखो एक होता है एक्सोसाइटोसिस, एक होता है एंडो। जैसे मान लो ये सेल है, ये कौन सेल है, ये ऐसे कुछ अपना निकालेगा एक्सटेंशंस, एंड जिसे कहते हैं सूडोपोडिया अमीबा में। तो ये मान लो कोई फूड पार्टिकल है, तो इसे फिर इनगल्फ कर लेगा, पूरा यहाँ पर सेल ऐसे फैल के इनगल्फ कर लेगा, तो इसे कहते हैं एंडोसाइटोसिस। एंडो मतलब अंदर चला गया, ठीक है। साइटोसिस एक ऐसा साइटोसिस हुआ जिससे कोई फूड पार्टिकल अंदर, एक एक्सो होता है, मान लो ऐसे फूड पार्टिकल है, तो सेकंड स्टेप में सेल ऐसा हो जाएगा एंड ये फूड पार्टिकल बाहर आ जाएगा, तो ये होता है एक्सोसाइटोसिस। तो वही मैं कह रहा था कि पिलाए इसमें थोड़ा सा हेल्प करता है, क्योंकि वो मूवमेंट आसपास वाटर का कर देता है, तो उससे उससे उसके साथ साथ खाना भी फ्लो के साथ साथ स्ट्रीम के साथ साथ चला जाता है। इन प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स आर एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। प्रोकैरियोटिक की बात करें तो राइबोसोम्स एसोसिएटेड रहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। दे आर अबाउट 15 नैनोमीटर टू 20 नैनोमीटर, ठीक है। 15 टू 20 नैनोमीटर रहते हैं इन साइज एंड मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट्स, 2 सब यूनिट्स के बने रहते हैं, 50s एंड 30s यूनिट्स विच व्हेन प्रेजेंट टुगेदर फॉर्म 70s। मतलब 50s इनका एक तरीके से, और दूसरा पार्ट रहता है 70s, मतलब ऐसा होता है राइबोसोम, एक ऊपर एक बॉडी होता है, नीचे एक बॉडी होता है, ठीक है। तो वही कह रहे हैं, एक 50s होता है एंड 30s होता है। और ये 50s 30s क्या है, एक्चुअली ये एक तरीके से एक यूनिट है जो इनके मास और डेंसिटी के हिसाब से, वॉल्यूम और डेंसिटी मतलब सीधे शब्दों में डेंसिटी के हिसाब से टर्म की गई है। तो 50 एंड 30s जब जुड़ते हैं तो वो 70s क्यों बन जाते हैं, क्योंकि काफ़ी पार्ट होगा जो ओवरलैप भी तो कर जाएगा, है ना। तो मान लो तुम्हारे 2 सेंटीमीटर की कैप है और 10 सेंटीमीटर की पेन है, तो जब तुम्हें जैसे जोड़ दोगे तो क्या वो 12 सेंटीमीटर हो जाएगी, नहीं ना, कैप तो अंदर ही घुस जाती है, तो लगभग लगभग वो 10 का ही रहेगा जितना का पेन है, बट वही है, यहाँ पर थोड़ा सा घुस जाता है एक दूसरे के अंदर, तो इस वजह से 50s 30s गिव्स यू 70s। तो राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। क्या होते हैं ये, साइट होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा होता है इनका यहाँ पर, मतलब इनके अंदर देयर सेवरल राइबोसोम्स में अटैच टू सिंगल एमआरएनए। एक सिंगल एमआरएनए से, अगर कोई एक एमआरएनए है, सिंगल एमआरएनए, अगर उससे बहुत सारे एमआरएनए मतलब मैसेंजर आरएनए, आरएनए का टाइप है, तो अगर उससे अटैच है बहुत सारे राइबोसोम, तो वो एक चेन बनाएगा जिसे हम कहते हैं पॉलीराइबोसोम, ठीक है, या फिर पॉलीजोम भी कहते हैं इसको, पॉलीराइबोसोम का ना पॉलीजोम का लो। राइबोसोम्स ऑफ द पॉलीजोम ट्रांसलेट द एमआरएनए इनटू प्रोटीन। तो राइबोसोम क्या करते हैं, ये इसी पॉलीजोम को ट्रांसलेट कर देते हैं प्रोटीन में। इसको तुम पूरे पढ़ोगे 12th में अच्छे से कि कैसे होता है ये पूरा काम, अभी फिलहाल दिमाग में रखो इस चीज़ को। इनकल्शन बॉडीज की बात करें तो रिजर्व मटेरियल इन द प्रोकैरियोटिक सेल आर स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ इनकल्शन बॉडीज। तो जितना भी रिजर्व मटेरियल है प्लांट का, प्रोकैरियोटिक सेल का, वो किस किस फॉर्म में स्टोर होता है, अपना इनकल्शन बॉडीज में, ठीक है। दीज आर नॉट बॉन्ड बाय एनी मेम्ब्रेन। सो ये भी तुम्हारा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि दीज आर ऑल्सो नॉट बाय एनी मेम्ब्रेन एंड लाइव फ्री इन द साइटोप्लाज्म, ऐसे ही पड़े रहते हैं साइटोप्लाज्म में। देखो इस पे क्वेश्चन भी आ रखा हुआ है, एंड इस पे आया है कि फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, साइनोफिशियन ग्रैन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स, ये इनके एग्जांपल्स हैं जो तुम्हें याद होने चाहिए। गैस वैक्यूल्स आर फाउंड इन ब्लू, ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ब्लू, ग्रीन, पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज हैं जिनके अंदर गैस वैक्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं, गैस वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है। एंड बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल की। यूकैरियोटिक सेल्स इंक्लूड और द प्रोटिस्ट, प्लांट, एनिमल, फंगाई, इन सब के जो भी सेल्स हैं वो सब यूकैरियोटिक में आते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स देयर इज एन एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन। इसका क्या मतलब हुआ कि बहुत सारे ऑर्गेनेल होते हैं, यानी कि कंपार्टमेंट्स में, तो कई सेल हमारा डिवाइडेड है, हर कंपार्टमेंट अलग अलग काम में बिजी है। थ्रू द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल, ठीक है, मतलब बहुत सारे ऑर्गेनेल हैं वो अपने अपने काम में बिजी हैं, तो हम कहते हैं अलग अलग कंपार्टमेंट में अलग अलग चीज़ें हो रही है। प्रोकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल भी कम ही थे, नहीं थे, एक भी नहीं था, तो वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था, बट यहाँ पर है। तो यूकैरियोटिक सेल जो होता है ना, दे पोजेस एन ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस, इनका न्यूक्लियस भी ऑर्गेनाइज रहता है न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर। इन एडिशन यूकैरियोटिक सेल हैव अ वाइड वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स लोकोमेट्री एंड साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर्स। लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, कुछ ऐसे थ्रेड लाइक चीज़ें होती हैं तुम्हारे साइटोप्लाज्म के अंदर जो लोकोमोशन में भी हेल्प करती हैं, साइटोस्केलेटन बनाती हैं, मतलब यानी कि समझो सेल का स्केलेटन बनाती हैं, एंड
साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर्स बनाती हैं, लोकोमोशन में भी वो थोड़ा सा हेल्प करती हैं, ठीक है। तो देयर जेनेटिक मटेरियल इज ऑर्गेनाइज इनटू क्रोमोसोम, इनका जो जेनेटिक मटेरियल है इज ऑर्गेनाइज इनटू क्रोमोसोम्स। अगर हम यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें, दे आर नॉट आइडेंटिकल। यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं दे आर नॉट आइडेंटिकल, काफ़ी डिफरेंस होता है। प्लांट एंड एनिमल सेल आर डिफरेंट, प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस तो तुम जानते ही हो। आज फॉर्मल प्रोसेस जैसे सेल वॉल का रहता है, सेल वॉल होता है प्लांट सेल में, एनिमल में नहीं होता है। प्लास्टिड्स का रहता है, प्लांट सेल में होता है, एनिमल में नहीं रहता है। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल विद आर एब्सेंट इन द एनिमल सेल, है ना। प्लांट सेल में बड़ा सा वैक्यूल होता है, एनिमल सेल में छोटे छोटे एक दो होते हैं कभी कभी। तो इन ऑन द अदर हैंड एनिमल सेल द सेंट्रियोल, एनिमल्स के पास एक खास चीज़ होती है जैसे सेंट्रियोल होता है, विच इज़ एब्सेंट इन ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल। सेंट्रियोल तो नहीं होता प्लांट सेल में क्योंकि उनका डिवीजन अलग टाइप का होता है। सेंट्रियोल का होता है सेल डिवीजन में, एंड यहाँ पर इनका सेल डिवीजन ही अलग है। सेल डिवीजन में साइटो एक चीज़ होती है साइटोकाइनेसिस, वो वहाँ पे रेफरेंस होता है। नेक्स्ट चैप्टर जब हम सेल डिवीजन पढ़ेंगे तब तुम्हें क्लियर होगा कि कैसे इनका सेल डिवीजन अलग है। और अभी फिलहाल इतना जान लो कि सेंट्रियोल्स करता क्या है, सेंट्रियोल्स को जैसे अरेंजमेंट रहता है एंड यहाँ से ना कुछ ट्यूब, कुछ थ्रेड्स निकलते हैं जो क्रोमोसोम्स को पकड़कर अलग करते हैं सेल डिवीजन के ड्यूरेशन में। कुछ नहीं समझ आया चिंता ना करो, सेल डिवीजन में सब समझ आ जाएगा। तो ये देखो, ये तुम्हारा बड़ा सा सेल है, ये तुम्हारा प्लांट सेल है। क्या है? प्लांट सेल है। तुम्हें लाइसोसोम दिख रहे हैं, है ना, जो जिसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं सेल के गंदी चीज़ों को खत्म करने के लिए, और कभी कभी तो पूरे सेल को। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रहा है तुमको, देखो राइबोसोम्स वहाँ पे जुड़े दिख रहे हैं। न्यूक्लियस दिख रहा है, न्यूक्लियोलस उसके अंदर रहता है। गोल्गी अपैरेटस दिख रहा है ना, गोल्गी बॉडी भी कहते हैं जिसे। न्यूक्लियर एनवेलप दिख रहा है, यानी कि न्यूक्लियस का एनवेलप भी है, ऐसे ही नहीं बड़ा है न्यूक्लियस। तुम्हारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिख रहा है, अंदर वाला, अंदर साइड का जो मेम्ब्रेन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तुम्हें वैक्यूल दिख रहा है कितना बड़ा है ना। एंड तुम्हें मिडल लेमेला दिख रहा है, दो दो सेल वॉल्स के बीच की जो जगह होती है उसे मिडल लेमेला कहते हैं, ठीक है। एंड तुम्हें सेल वॉल दिख रही है बाहर के साइड, है ना। ये इसी साइड में सेल वॉल है, ठीक है। फिर तुम्हें माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है, तुम्हें राइबोसोम्स, क्लोरोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म, पेरोक्सीसोम का भी कोई खास फंक्शन नहीं होता। फिर माइक्रोट्यूब्यूल है जो स्ट्रक्चर्स वगैरह बनाता है, एक्जैक्टली ऐसे ऐसे तो थ्रेड बना के फेंक दिया, बट बहुत सारा मेश वर्क होता है, पूरा सेल में फैला रहता है। तुम्हें प्लाज्मोडेस्माटा दिख रहे हैं जो कि सेल टू सेल कनेक्शन में हेल्प करते हैं, यहाँ से कुछ चीज़ जानी है दूसरे सेल में तो ये दूसरे सेल से कनेक्टेड रहता है। अब बात करते हैं, दूसरा है एनिमल सेल। एनिमल सेल में तुम देख सकते हो अभी तुम्हें गोल्गी अपैरेटस दिख रहा है, माइक्रोवेलाई दिख रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिख रहा है, सेंट्रियोल दिख रहा है। देखो सेंट्रियोल इसका यूनिक फीचर है ना, इसमें भी पेरोक्सीसोम है, लाइसोसोम है, राइबोसोम्स हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, माइटोकॉन्ड्रियन है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियर एनवलप है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और इतना काफ़ी है जानना तुम्हें। डायग्राम आ सकता है पेपर में, तो रखो उसे दिमाग में। लेट अस नाउ टू लुक एट द इंडिविजुअल सेल ऑर्गेनेल टू अंडरस्टैंड देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो पहले अब हम एक एक ऑर्गेनेल की बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं सेल मेम्ब्रेन से, सबसे बाहर से अंदर की तरफ चलेंगे तो बाहर है सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन का जो डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ द मेम्ब्रेन वाज स्टडीड ओनली आफ्टर द एडवेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ, जब ये आया धरती पे 1950s की बात है, तब जाकर हमें पता चला सेल मेम्ब्रेन कैसे दिखती है। मीनवाइल केमिकल स्टडीज ऑन द सेल मेम्ब्रेन स्पेशली इन द ह्यूमन रेड ब्लड सेल, तब भी क्या कुछ ऐसी स्टडीज हो रही थी, स्पेशली ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स पे इनका इंटरेस्ट था, दैट इनेबल द साइंटिस्ट टू डिड्यूस द पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर को ये लोग इमेजिन करने की कोशिश कर रहे थे। तो दिस स्टडीज शोड दैट द सेल मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन। तो इन जो भी स्टडीज़ हुई उनसे हमें ये पता चला कि सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी है, दो ही चीज़ों की बनी है, लिपिड्स यानी कि फैट्स तुम्हारे, एंड द अदर थिंग इज प्रोटीन। दो चीज़ों की तुम्हारी सेल मेम्ब्रेन बनी हुई है। द मेजर लिपिड्स आर फॉस्फोलिपिड, जो मेन एक टाइप है फॉस्फोलिपिड लिपिड्स का। तो मेजर लिपिड्स जो थे वो थे फॉस्फोलिपिड्स दैट वर अरेंज इन बाइलेयर। बाइलेयर मतलब क्या होता है, दो लेयर में। जैसे एक लिपिड का मॉलिक्यूल ऐसा दिखता है, तो ऐसे ही एक लेयर ऐसे 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 ऐसे, ये एक लेयर हो गई। सिमिलरली दूसरी लेयर इस तरीके से उल्टे 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 मॉलिक्यूल्स इस तरीके से अरेंज थे। क्यों था अभी आगे है, फिलहाल तुम इतना जानो कि ऐसे रहता है। तुम्हें एक लेयर ये दिख रही है, एक लेयर ये दिख रही है, इसलिए कह रहे हैं बाई लेयर, ठीक है। ऑल्सो लिपिड्स आर अरेंज विद इन द मेम्ब्रेन विथ द पोलर हेड टुवर्ड्स द आउटर साइड एंड द हाइड्रोफोबिक टेल्स टुवर्ड्स द इनर पार्ट। देखो होता क्या है, सेल के आसपास क्या है, पानी ही तो है, और कुछ है नहीं। देखो इसमें जो टेल होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है, यानी कि पानी से उसको डर लगता है, और जो हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, यानी कि उसको पानी का प्रेमी होता है। यहाँ पे लिख दो, ये क्या होता है, पानी से इसका फोबिया होता है। फोबिया, फोबिया मतलब डर, है ना। एंड ये इसका तो फिलिक है, ये क्या है, ये फिलिक है पानी से। यहाँ पे पानी की बात हो रही है, ठीक है। ड्रॉप बना देता हूँ,
तो पानी से एक कोई डरता है, एक बचता है, एक कोई डरता है, एक कोई डरता है, एक प्यार करता है। तो जो प्यार करता है वो उसके पास जाने की कोशिश करे। सेल के चारों तरफ पानी ही पानी होता है। तो जो ये तुम्हारा हाइड्रोफिलिक है ये बाहर के साइड अरेंज हो जाता है, और जो फोबिक पार्ट है पानी से दूर बचने के लिए अंदर के साइड अरेंज हो जाता है। हाइड्रोफोबिक दोनों एक साथ खुश रहते हैं और हाइड्रोफोबिक एरिया पूरा बना के रखते हैं, यानी कि इस जगह पर पानी नहीं होता है एंड वो वहाँ पर खुश रहते हैं, एंड यहाँ पर पानी रहता है तो ये फिलिक वाले इस साइड रहना पसंद करते हैं। तो ये ऐसे ऐसे अरेंज रहते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ लिखी है कि टेल टुवर्ड्स द इनर पार्ट दैट इंश्योर्स नॉन, ये इंश्योर करता है कि जो नॉन पोलर टेल है ऑफ द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बनी रहती है नॉन पोलर टेल, ठीक है। सैचुरेटेड यानी कि सिंगल बॉन्ड में लगे रहते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन इसकी चेन होती है। इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वस एनवायरमेंट, तो एक्वस एनवायरमेंट मतलब पानी जहाँ पे प्रेजेंट हो, तो पानी से ये बच जाते हैं। इन एडिशन टू फॉस्फोलिपिड्स मेम्ब्रेन ऑल्सो कंटेन्स कोलेस्ट्रॉल, एक खास चीज़ और होती है कोलेस्ट्रॉल, जो कि थोड़ा सा मेम्ब्रेन को एक तरीके से चिपकाने का काम करती है। Later biochemical investigation clearly revealed that the cell membrane also possesses protein carbohydrate, तो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट का भी रिवील हुआ कि सेल मेम्ब्रेन के पास है। The ratio of the protein and the lipid varies considerably in the different types of cell, तो लिपिड एंड प्रोटीन का जो रेशियो है ये वेरी करता है हर सेल में। ह्यूमन बींग्स की बात करें तो मेम्ब्रेन ऑफ द एरिथ्रोसाइट यानी कि आरबीसी अप्रॉक्सीमेटली, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, 52% ऑफ द प्रोटीन एंड 40% ऑफ द लिपिड्स। 52% प्रोटीन रहता है, 52% क्या रहता है प्रोटीन, तो मैं एक्जैक्टली बताना चाहिए 52 प्रोटीन रहता है एंड 40% लिपिड्स रहता है। बाकी सब और भी चीज़ें होंगी उसमें, कोलेस्ट्रॉल कार्बोहाइड्रेट्स अगर होते हैं तो इतना तुम्हें दिमाग में रखना है कि 52% प्रोटीन होता है एंड 40% लिपिड्स होता है। डिपेंडिंग ऑन ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन मतलब आसानी से उसे एक्सट्रैक्ट किया जा सके, निकाला जा सके, इस बेसिस पे जो मेम्ब्रेन प्रोटीन है उनको दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, इंटीग्रल एंड पेरिफेरल। पेरिफेरल प्रोटीन लाई ऑन द सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन व्हाइल द इंटीग्रल प्रोटीन आर पार्शियली और टोटली बरीड इन द मेम्ब्रेन। तो इसको डायग्राम से ही समझो, जैसे ये देखो इंटीग्रल प्रोटीन है, इंटीग्रल प्रोटीन देखो एक तो पेरिफेरल प्रोटीन है ये वाला, देखो बाहर के साइड है मेम्ब्रेन में, पूरा बाहर के साइड है ना, मेनली मतलब बाहर के साइड है। प्रोटीन कैन बी क्लासिफाइड एज इंटीग्रल पेरिफेरल प्रोटीन लाई ऑन द सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन, मतलब देखो बाहर के साइड, वैसे तो अंदर जा रहा है बट मेनली बाहर के साइड ये दिख रहा है हमको, है ना, इसकी मोस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट जो भी है इसका बाहर के साइड है, तो इसे हम क्या कहते हैं पेरिफेरल प्रोटीन। एंड द अदर वन विच इज इंटीग्रल प्रोटीन और पार्शियली, या तो ये आधे या तो टोटली बरीड रहते हैं इन द मेम्ब्रेन। प्रोटीन्स के भी कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस होते हैं, तो उसके लिए ये लोग यहाँ पर ऐसे अंदर ऐसे धसे हुए रहते हैं। फिलहाल तुम्हें इतना जानना है कि जो इंटीग्रल होते हैं वो अंदर रहते हैं, पेरिफेरल वाले ऊपर ऊपर रहते हैं, उनके फंक्शन वगैरह पे तो मैं फिलहाल तो नहीं समझना है। देखो उसने कहा ना कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं, तो यहाँ पे शुगर्स भी होते हैं, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे तुम दिमाग में रखो अपने। तो ये देखो किस तरीके से प्रोटीन से अटैच्ड है अपने शुगर मॉलिक्यूल, क्या है ये प्रोटीन से अटैच हमारे शुगर मॉलिक्यूल हैं छोटे मोटे, और तुम्हें फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर दिख रही है ना। तो ये हो गया हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, इसे कहते हैं फ्लूइड मोसाइक स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं? फ्लूइड मोसाइक स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो क्या हुआ, एन इम्प्रूव्ड मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन वाज प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकल्सन। तो सिंगर एंड निकल्सन ने गाना गाते गाते एक इन्होंने एक मॉडल दे दिया जिसको कहते हैं फ्लूइड मोसाइक मॉडल। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वाजी फ्लूइड नेचर ऑफ द लिपिड इनेबल्स द लेटरल मूवमेंट ऑफ द प्रोटीन विद इन द ओवरऑल बायलेयर। तो प्रोटीन का लेटरल मूवमेंट अलाउड होता है इस लिपिड की बायलेयर में। ये मॉडल इस चीज़ को एक्सप्लेन करता है और बताता है कि ऐसा होता है ना। एंड कॉजी फ्लूइड नेचर ऑफ द लिपिड, कॉजी फ्लूइड यानी कि थोड़ा सा फ्लूइड नेचर रहता है लिपिड का, इस वजह से ये हो पाता है। द एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एट फ्लूइडिटी। इस चीज़ को फ्लूइडिटी कहते हैं कि तुम मेम्ब्रेन के थ्रू या मेम्ब्रेन में कितना मूव कर सकते हो। फ्लूइड नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द फंक्शन ऑफ लाइक सेल ग्रोथ। देखो फ्लूइड नेचर मेम्ब्रेन, सेल ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शंस एंड सिक्रीशंस, एंडोसाइटोसिस एंड सेल डिवीजन, इन सब चीज़ों में हेल्प करता है। एंडोसाइटोसिस समझा दिया मैंने तुम्हें। तो अगर फ्लूइड नेचर नहीं होगा तो ये चीज़ मुश्किल होगी करना, एंड फ्लूइड नेचर इस सारी चीज़ों को ढंग से एक्सप्लेन करता है, इसीलिए ये मॉडल वेल एक्सेप्टेड है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ट्रांसपोर्ट द मॉलिक्यूल्स अक्रॉस इट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का और काम ही क्या है, ट्रांसपोर्ट, मॉलिक्यूल को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करो, और जो अंदर है नहीं तो बाहर है नहीं तो वही चीज़ तो डिफाइन करता है, मतलब वो बाउंड्रीज डिफाइन करता है। द मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल, यानी कि कुछ चीज़ों को अंदर आने देगी, कुछ चीज़ों को नहीं आने देगी, जो वो चाहती है वही आने देगी, डिपेंडिंग अपॉन सेल का क्या फंक्शन है, वो क्या करता है।
मैनी मॉलिक्यूल्स कैन मूव ब्रीफली अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे इधर उधर घूमते रहते हैं बिना एनर्जी के, जिसे हम कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। वाइल न्यूट्रल सॉल्यूट्स में मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस। तो न्यूट्रल जो होते हैं वो आराम से सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू पैसिव ट्रांसपोर्ट करके मूव हो जाते हैं। अलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन में ही मूवमेंट होता है, ठीक है। सो द वाटर में ऑल्सो मूव अक्रॉस दिस मेम्ब्रेन फ्रॉम द हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। तुम्हें ये चीज़ अपने दिमाग में रखनी है। वाटर भी इस मेम्ब्रेन के थ्रू बहुत आराम से मूव कर जाता है। मूवमेंट ऑफ वाटर डिफ्यूजन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो वाटर का जब मूवमेंट होता है तो हम उसे क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन ऑफ वाटर इज ऑस्मोसिस, ठीक है। ऑस्मोसिस मतलब वाटर की बात हो रही है और वाटर का डिफ्यूजन हो रहा है। आज द पोलर मॉलिक्यूल कैन नॉट पास थ्रू द नॉन पोलर मेम्ब्रेन। तो ये देखो नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर है, तो ये पोलर मॉलिक्यूल्स को नहीं अलाउ करती है कि तुम पास होने से। तो दे रिक्वायर अ कैरियर प्रोटीन। ये होता है प्रोटीन का काम मेम्ब्रेन में। इनके लिए कैरियर प्रोटीन्स लगे होते हैं जिनके थ्रू, ठीक है, जो कि फैसिलिटेट करते हैं ट्रांसपोर्ट को, यानी कि जिनके थ्रू ये पोलर मॉलिक्यूल्स आराम से पास हो सकते हैं। तो कुछ फ्यू आयंस और मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अगर पहले तो एक हो गया कैरियर प्रोटीन जो तुम्हारा पैसिव भी कर सकते हैं, एक्टिव भी कर सकते हैं। तो एक्टिव के केस में क्या हो रहा है? एक्टिव के केस में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अपोजिट काम हो रहा होता है। हायर टू लो नहीं, लोअर टू हाई जा रहा होता है चीज़ें। एंड इस ट्रांसपोर्ट में एनर्जी लगेगी एंड वहाँ पर एटीपी का यूटिलाइजेशन होगा। एंड इस चीज़ को हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एग्जांपल है सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है, जो कि तुम्हें मसल वाले चैप्टर में लोकोमोशन एंड स्केलेटन वाला जो चैप्टर है उसमें तुम्हें मसल के कॉन्ट्रैक्शन वगैरह में तुम्हें इसका मीनिंग समझ। अरे नहीं, क्या बोल रहा हूँ, वहाँ पे कुछ और है। मैं बता रहा था कि ये न्यूरल वाले चैप्टर में तुम्हें सोडियम पोटेशियम पंप का तुम्हारा सामना होगा, ठीक है। सेल वॉल की बात करते हैं। सेल वॉल, एज यू मे रिकॉल, अ नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर कॉल्ड सेल वॉल फॉर्म्स द आउटर कवरिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल क्या करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाता है, मतलब आउटर कवरिंग बनाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर रहता है। फंगाई में होता है एंड फंगी में होता है एंड प्लांट में होता है। कहाँ पर होता है? फंगी में एंड प्लांट्स में, ठीक है। So a cell wall not only gives the shape to the cell but protect the cell from the mechanical damage and the infection. It also helps in cell-to-cell interaction and provide the barrier to undesirable macromolecules. Algae have a cell wall. Algae के पास पे भी cell wall रहता है, ठीक है। So algae have a cell wall and they are made up of cellulose. देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बताना चाहिए किस चीज़ के बने हैं। एल्गल सेल वॉल किस चीज़ की बनी होती है? सेलुलोज, गैलेक्टस, मैग्नीज एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। प्लांट्स की बनी होती है सेलुलोज और हेमी सेलुलोज, पेक्टिन्स एंड प्रोटीन्स की। तो तुम्हें वर्ड टू वर्ड ये चीज़ बहुत अच्छे से याद रहनी चाहिए, एग्जामिनेशन के पूछने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। सो द सेल वॉल इज ऑफ द यंग प्लांट इज कॉल्ड प्राइमरी वॉल। देखो जो जो यंग प्लांट्स होते हैं उनमें सेल वॉल अच्छे से डेवलप नहीं है। सेल वॉल नॉन लिविंग होती है, स्टार्टिंग में लिविंग होती है, जब वो प्राइमरी वॉल होती है तो वो ग्रोथ करती है, लिविंग चीज़ ग्रो करेगी, विच ग्रेजुअली डिमिनिश। तो इनका ग्रोथ रेट धीरे धीरे डिमिनिश हो जाता है। सेल जब मैच्योर होता है तो सेकेंडरी वॉल, प्राइमरी वॉल सेकेंडरी वॉल में कन्वर्ट हो जाती है एंड फॉर्म्ड ऑन द इनर टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन साइड ऑफ द सेल, है ना। अंदर की अंदर की तरफ से वो सेकेंडरी वॉल बन जाती है। एंड जब वो एक बार सेकेंडरी वॉल बन जाती है तो वो ग्रोथ रुक देती है एंड वो अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड करती है। द मिडल लैमेला इज अ लेयर मेनली ऑफ कैल्शियम पेक्टेट। जो तुमको दिमाग में रखना है, ये प्रीवियस ईयर में पूछा है। जो मिडल लैमेला होती है कैल्शियम पेक्टेट की बनी होती है, विच होल्ड्स एंड ग्लूज द डिफरेंट नेबरिंग सेल्स टुगेदर। दो सेल्स कैसे पकड़ के जकड़ के रखती है, ठीक है। द सेल वॉल एंड द मिडल लैमेला मे बी ट्रांसवर्स्ड बाय प्लाज्मोडेस्माटा विच कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ द नेबरिंग सेल्स। मतलब होता क्या है, देखो जैसे ये एक सेल है, इसका ये सेल मेम्ब्रेन है मान लो, और ये इसकी प्लाज्मा सेल वॉल, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी सेल मेम्ब्रेन कवर रहेगी, यहाँ पर भी एक सेल वॉल होगी, लेकिन उसमें एक छोटा सा एक पिट होगा, एक होल होगा। यहाँ पर भी सेम ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा लगभग, ये ऐसा रहेगा। एंड यहाँ पे अपना सेल है, ठीक है, ये सेल है। एंड इनके बीच में ये जो मिडल, इनके बीच में क्या होती है? यही तो होती है मिडल लैमेला। यहाँ पे भी थोड़ा सा गैप रहता है, तो ये इसको गैप जंक्शन कहते हैं वैसे। और यहाँ से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर लगा रहता है एंड ये दोनों सेल्स में चीज़ों का आगमन गमन, क्या बोलते हैं, आगमन गमन कहते हैं, क्या कहते हैं, जो भी है, लेन देन करवाता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में
while each of the membranous organelles is distinct in terms of its structure function. देखो सारे के सारे ऑर्गेनेल में अलग अलग फंक्शन होते हैं, सबका अलग अलग स्ट्रक्चर होता है, बट मेनी ऑफ दीज आर कंसिडर टुगेदर एज एंडोप्लाज्म एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। कुछ तीन चार को एक साथ में एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं, क्योंकि उनका फंक्शन जो होता है वो कोऑर्डिनेटेड होता है। दे लाइक एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसमें गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है, लाइसोसोम होता है एंड वैक्यूल्स। इन चारों को साथ में एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका फंक्शन कोऑर्डिनेटेड होता है। सिंस द फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट पेरोक्सिसोम आर नॉट कोऑर्डिनेटेड, अब इनके नहीं होते हैं तो विद द अबव कंपोनेंट, सो दीज आर नॉट कंसिडर्ड द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। देखो किस वे में कोऑर्डिनेटेड एक्चुअली रहता क्या है कि जैसे मान लो एक कार की फैक्ट्री है, तो वहाँ पे कार बन रही है ना, तो मान लो कोई एक पार्ट है जो इंजन बना रहा है, एक है जो बॉडी बना रहा है उसकी, एक है जो उसमें सब फिटिंग कर रहा है, तो ये जो तीनों मिलकर एक ही काम को अंजाम दे रहे हैं, तो हम कहते हैं कि इनका फंक्शन कोऑर्डिनेटेड है। तो ये लोग भी मिलकर किसी एक काम को अंजाम देते हैं टर्न बाय टर्न। तो पहले बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडी रिवील की कि यूकैरियोटिक सेल रिवील द प्रेजेंस ऑफ द नेटवर्क ऑफ रेटिकुलम एंड टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म एंड कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म। Hence, ER divides the intercellular space into two distinct compartments, that is luminal inside ER and extraluminal, that is साइटोप्लाज्म कंपार्टमेंट। मतलब जो जैसे अपना ये सेल है, ये न्यूक्लियस है एंड ये इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फैला हुआ है। ठीक है, तो जितने एरिया में ये फैला रहेगा उस एरिया को हम कहते हैं ल्यूमिनल ल्यूमिनल। ठीक है, एंड एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। ल्यूमिनल क्या कहते हैं? लूमिनल लूमिनल लूमिनल। तो ल्यूमिनल एरिया जो है वहाँ पर वो ईआर का जितना जितना एरिया ईआर ने ऑक्यूपाई किया है साइटोप्लाज्म का, वो एरिया है। एंड ल्यूमिनल के बाहर यानी कि एक्स्ट्रा ल्यूमिनल साइटोप्लाज्म का कंपार्टमेंट है। तो बस ऐसे ही डिवाइड कर दिया यार बेटर स्टडी के लिए। ईआर ऑफन शोज राइबोसोम्स अटैच टू द आउटर सरफेस। इनका जो बाहर बाहर में देखो यहाँ पे राइबोसोम्स जड़े हुए हैं, है ना, ये सब राइबोसोम्स हैं, ये छोटे छोटे। तो ये देखो जहाँ पर लगे होते हैं उनको कहते हैं एंडो रफ ईआर। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? रफ ईआर। एंड द एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स की वजह से उनको कहते हैं स्मूथ ईआर। तो आर ईआर इज फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व्ड इन द सेल्स एक्टिवली इन्वॉल्वड इन प्रोटीन सिंथेसिस। जो प्रोटीन सिंथेसिस ज़्यादा करते हैं उनमें ज़्यादा फ्रीक्वेंटली दिखता है एंड सिक्रीशन। ठीक है, दे आर एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूस विद द आउटर मेम्ब्रेन। मतलब इसका क्या मतलब हुआ? देखो ये जो है मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस की, तो ये डायरेक्टली इससे अटैच्ड है एंड ये कंटिन्यूस है ना, समझ रहे हो? ये मतलब है इसका। तो वही चीज़ लिखी हुई है कि uh, these are continuous with the outer membrane of the nucleus। ठीक है, the smooth endoplasmic reticulum is the major site of synthesis of lipids। smooth endoplasmic reticulum वहाँ पे lipids का synthesis हो रहा होता है, वो घुसा लो दिमाग में। रफ ईआर क्या करता है? प्रोटीन का। तो ये सब मतलब मिलके करते हैं ना सिंथेसिस। सिंथेसिस होता क्या है? सिंथेसिस होता है कुछ एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल लेंगे, उसको तोड़ मड़ोड़ के उसमें कुछ ऐड करके, उससे कुछ अटैच करके, कुछ उससे हटा के, कुछ उसको काट पीट छाट पीट के कुछ ऐसा बना देंगे जो सेल जिसका यूज़ कर सके या हमारी बॉडी में कहीं जाकर वो यूज़ हो सके। जैसे कि कार किसकी बनती है? मेटल बॉडी होती है, उसमें मेटल 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 मेनली होता है। तो मेटल क्या कार का काम कर सकता है? नहीं, लेकिन हम उसमें क्या करते हैं? मेटल लेते हैं, फिर उसमें टायर, रबर के टायर लगाते हैं, कई और भी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें, ग्लास वगैरह, जो कुछ भी करते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम उसमें, तो हम कार को एक तरीके से सिंथेसाइज कर रहे हैं फ्रॉम मेटल, समझे? तो एनिमल सेल लिपिड लाइक स्टेरॉइडल हार्मोन आर सिंथेसाइज इन एससीआर। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। गोल्गी अपरेटस की बात करेंगे। ठीक है, तो कमीलो गोल्गी 1898 में फर्स्ट ऑब्जर्व किया था डेंसली स्ट्रेन रेटिकुलर स्ट्रक्चर्स नियर द न्यूक्लियस एंड दिस वर लेटर नेम्ड एज गोल्गी बॉडी आफ्टर हिम। उसका नाम है ना गोल्गी, तो इसी के साथ कमीलियो गोल्गी, तो गोल्गी से नाम पड़ गया। दे कंसिस्ट मेनी फ्लैट डिस्क शेप सैक कॉज सिस्टर्नी। सिस्टर्नी क्या होती है? ये होते हैं, ये जो पूरा देख रहे हो, जैसे ये पूरी एक डिस्क है, तो ये हो गया हमारा एक सिस्टर्न है। तो वैसे ही दिखा रखा है कि ये वाला ऐसे दो है, यहाँ पे एक और है, यहाँ पे एक और है, यहाँ पे एक अलग से ये है। तो ये होते हैं सिस्टर्न। ये जो निकल रहे हैं इनसे गोले गोले, ये होते हैं वेसिकल से, ये गोले निकल जाते हैं, इसी के अंदर वही सब जो कुछ भी होता है जो सिंथेसाइज करना होता है या फिर कहीं भेजना होता है, समझ रहे हो? तो आगे देखो। इनका सब वही सब दे रखा है, हाइट वाइट सब। दीज आर सैग पैरेलल टू ईच अदर। देखो पैरेलली लगे हुए हैं ना, ये कैसे 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 कैसे, तो पैरेलली अरेंज्ड है।
द वेरी नंबर ऑफ सिस्टर्नी आर प्रेजेंट इन द गोल्गी कॉम्प्लेक्स, बहुत सारे कई अलग अलग नंबर में हो सकते हैं। द गोल्गी सिस्टर्नी आर concentrically arranged near the nucleus with the distinct convex cis और द फॉर्मिंग साइड। एक होती है इनकी सिस जिसको कहते हैं फॉर्मिंग फेस, एक होता है कनकेव ट्रांस जब जो होता है मैच्योरिंग फेस, यानी कि ट्रांस से निकलता है, सिस में चीज़ें जाती हैं, एंड जो सिस होता है वो कन्वेक्स होता है। यहाँ पे तुम्हें कौन सा कन्वेक्स दिख रहा है? ये वाला लगभग लगभग कन्वेक्स है, एंड ये थोड़ा सा कनकेव है ना। तुम्हें यानी कि कन्वेक्स में यहाँ पर फॉर्मिंग फेज है, यहाँ पर कोई मॉलिक्यूल आएगा वेसिकल से। देखो एक्चुअली होता क्या है, अपना जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से हमारा डीएनए रहता है, डीएनए में वहाँ पर क्या बोलते हैं यही राइबोसोम्स भी बनाता है वैसे। तो खैर वहाँ पर एक स्ट्रैंड छोटा सा डीएनए का, उसका जो भी है डीएनए ही बाद में प्रोटीन वगैरह में ट्रांसलेट कर दिया जाता है, मतलब डीएनए में सब लिखा रहता है कैसे कैसे करना है। तो राइबोसोम्स क्या करते हैं, उससे अटैच होकर पॉलीसोम बनाकर फिर वहाँ न्यूक्लियर पोर्स होते हैं कुछ, उन्हें न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं, उनसे वो बाहर निकलेगा, जो भी हमारा मटेरियल है वो जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। देखो उससे डायरेक्टली अटैच्ड है, इसलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में उसका पैकेजिंग हो जाती है एंड थोड़ा सा सिंथेसिस वहाँ पे भी होता है। फिर वो एक वेसिकल्स के में उस मतलब वो मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन निकलेगा, उसके अंदर वो पैक होकर चला जाएगा एक बॉल के फॉर्म में, एंड ये बॉल के अंदर अपना रहता है जिस चीज़ का सिंथेसिस हो रहा होता है। ये चला जाता है हमारे गोल्गी अपैरेटस में, गोल्गी अपैरेटस के पास चला जाता है, एंड गोल्गी अपैरेटस इसको आगे से ले लेगा, दैट इज कन्वेक्स फेस, एंड कन्वेक्स फेस से इसे अंदर ले लेगा, एंड देन ये अंदर इसके सिंथेसिस पैकेजिंग जो कुछ भी इसको करना है कर कर इधर पीछे से प्रोसेस्ड करके वेसिकल्स के फॉर्म में ही छोड़ देगा। ठीक है, तो ये देखो वेसिकल्स के फॉर्म में, जैसे यहाँ पर ये वेसिकल निकल रही है एंड ये वेसिकल इधर से फ्यूज हो रही है, मतलब ये कहीं थी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, इसीलिए तो इन सबको एक साथ पढ़ते हैं एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम के अंदर। ये वेसिकल कहीं से आ रखी थी एंड ये अब आके इससे अटैच हो गई है, एंड देखो अंदर से ये फ्यूज होने लगी, अब ये पीछे से यहाँ पे निकल भी जाएगी, है ना समझे। तो मैच्योरिंग फेज की तरफ जा रहे होते हैं, तो सिस फेज से ट्रांस फेज की तरफ चीज़ें मूव कर रही होती हैं ऑफ द ऑर्गेनिज्म आर इंटायरली डिफरेंट बट इंटरकनेक्टेड। और होता क्या है, नॉर्मली ये गोल्गी अपैरेटस इसी तरीके से अरेंज भी रहता है, मतलब जैसे जैसे मान लो ये सेल है अपना, ये इतना बड़ा मान लो सेल है यहाँ तक, यहाँ पे कहीं न्यूक्लियस होगा, ठीक है। तो गोल्गी अपैरेटस का जो सिस फेस है वो न्यूक्लियस की तरफ रहता है, एंड ट्रांस फेस न्यूक्लियस के बाहर रहता है, क्योंकि कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो बाहर फेंकने होते हैं सेल से, तो इसलिए उधर ही रखते हैं, ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन में टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है, सीधा फॉर्मेशन हो गोल्गी में और निकले। So the Golgi apparatus is principally perform the functions of packaging material to be delivered to intracellular, अगर उसे इंट्रासेलुलर भेजना है यानी कि सेल के बाहर, इंट्रासेलुलर यानी कि सेल के अंदर टारगेट हैं, आइडर टू द इंट्रासेलुलर और सिक्रेटरी, मतलब देखो कहीं भी उसको भेजना है उसको पैकेजिंग तो करनी पड़ेगी थोड़ी, ठीक है, तो वो वही डिलीवरी करता है, पैकेजिंग करता है, वहाँ पे पैकेजिंग सेंटर है ना, तो वहाँ पे पैकेजिंग हो जाती है फिर डिलीवरी हो जाती है। मटेरियल्स टू बी पैक्ड इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, वेसिकल्स मैंने तुम्हें समझा दिया, वही उसी का एक मेम्ब्रेन ऐसे निकलेगी, जैसे मान लो ये एक है सरफेस, ऐसे इसकी एक मेम्ब्रेन थोड़ी बाहर निकलेगी, इसमें जो चीज़ है वो आके बैठ जाएगी, फिर ये मेम्ब्रेन और बाहर निकलेगी ऐसे, और लगभग लगभग टूट रही होगी बॉडी से, फिर यहाँ आ जाएगी वही चीज़, फिर और बाहर निकलेगी एंड एकदम लगभग कटी जाएगी, बस एक टिप से जुड़ी होगी ये चीज़ इसके अंदर होगी, है ना, समझ रहे हो। फाइनल को बना दूँ क्या, जैसे पहले ऐसा रहेगा, थोड़ा सा स्वेलिंग होगा, यहाँ पर चीज़ आ जाएगी अपनी, फिर जिसको पैकेज करके अब फेंकना है, जिसका सिंथेसिस हो गया है वो यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, फिर वो कटना चालू होगा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, फिर एकदम ही थिन सा पोर्शन बचेगा, इसमें रहेगा वो, ठीक है, फिर वो गया काम से। ऐसे इसका ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है, देखो ऐसे ऐसे ऐसे, समझ रहे हो, समझ गए होगे। तो चलो अब देखो, सो कहाँ थे, हाँ हाँ यहाँ। तो ई आर फ्यूज विद द सिस फेस, बताया ना ई आर फ्यूज कैसे करता है, वही ई आर का जो ई आर से आ रहा है वेसिकल वो फ्यूज करता है, एंड ऑफ द गोल्गी अपैरेटस एंड मूव टुवर्ड द मैच्योरिंग फेज, जस्ट जब वो मैच्योरिंग फेज की तरफ मूव हो रहा है, अंदर ही अंदर गोल्गी अपैरेटस के अंदर ही अंदर यहाँ पर एंटर किया, अब इसके अंदर जो भी सब्सटेंस था वो यहाँ पर उसका सबकी जो भी सिंथेसिस करना था हो रहा होगा जब तक ये मूव कर रहा होगा, फिर यहाँ से निकल जाएगा, समझ रहे हो। तो देखो this explains why the Golgi apparatus remains close association to the endoplasmic reticulum. A number of proteins synthesized by the ribosomes on the endoplasmic reticulum are modified in the cisternae of the Golgi apparatus before they are released into the transphase. समझ आया।
न्यूक्लियस से निकला अपना राइबोसोम, राइबोसोम घुसा ईआर में, ईआर में अपना प्रोटीन वगैरह भी था, उसका सब सिंथेसिस वगैरह हुआ थोड़ा, फिर वो ईआर के राइबोसोम्स के पास गया है ना, राइबोसोम में सिंथेसिस वगैरह तो चल रहा होता है रास्ते भर में, फिर वो फाइनली गोल्गी अपैरेटस को दे दिया गया, उसने अपना काम वाम किया, इसलिए हम इन सबको एक साथ पढ़ते हैं। तो गोल्गी apparatus is important site for the formation and the, देखो ये तुम्हें याद रखना है, ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स के फॉर्मेशन के लिए ये गोल्गी apparatus बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है। अब आते हैं लाइसोसोम की। दिस आर द मेम्ब्रेन बॉन्ड वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग ऑफ द गोल्गी apparatus। ये मेम्ब्रेन बॉन्ड होते हैं, वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, और ये बने रहते हैं गोल्गी apparatus से, यही गोल्गी apparatus इनको बनाता है, ठीक है। अब पैकेजिंग प्रोसेस से गोल्गी apparatus से बने रहते हैं। आइसोलेटेड लाइसोसोमल वेसिकल हैव टू बी फाउंड टू बी वेरी रिच इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम। इसमें काफ़ी हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होती है, जैसे कि हाइड्रोलिसिस होते हैं, जैसे कि लाइपेजेस, प्रोटीएजेस, कार्बोहाइड्रेसिस। देखो लाइपेजेस लिपिड पे एक्ट करता है, प्रोटीएजेस प्रोटीन पे एक्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट पे एक्ट करता है। मतलब और होता ही क्या है और खाते क्या है हम, यही तीन तो मेन चीज़ है। तो यही तीनों को डाइजेस्ट कर सकता है। ऑप्टिमली एक्टिव एट एसिडिक पीएच, एक्टिव रहता है ऑप्टिमली, ये सारे जितने भी हैं हमारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स एक्टिव रहते हैं एसिडिक पीएच पे, और ये पूरे सेल को डाइजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि सेल मेनली इन्हीं तीन चीज़ों का बना है, ठीक है। ये वही चीज़ लिखी है जो मैंने बोला, ठीक है। वैक्यूल्स की बात करें, एक न्यूक्लिक एसिड नहीं लिखा था ऊपर, वो भी देख लो। वैक्यूल्स की बात करें, वैक्यूल्स आर द मेम्ब्रेन बॉन्ड स्पेस फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। इट कंटेन्स वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, अदर मटेरियल नॉट यूजफुल फॉर द सेल। द वैक्यूल इज बाउंड बाय द सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर कॉल्ड टोनोप्लास्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए कि जो टोनोप्लास्ट होता है वो वैक्यूल की मेम्ब्रेन को कहते हैं। So the plant cell of the vacuoles can occupy 90% of the volume of the cell, and in plant cell the tonopods facilitate the transport of number of ions and the other materials against the concentration gradient into the vacuole। यहाँ पे एक वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी वैक्यूल आयंस का कर रहा होता है काम। देयर कंसंट्रेशन सिग्निफिकेंटली हायर इन द वैक्यूल देन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में हर चीज़ का कंसंट्रेशन हायर ही होता है, क्योंकि यहाँ पे स्टोरेज हो रही होती है। अमीबा की बात करें तो उनके पास एक खास चीज़ होती है जिसे कहते हैं कॉन्टैक्टाइल प्रोटीन, जो ऑस्मो रेगुलेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑस्मो रेगुलेशन होता है हमारा क्या बोलते हैं, आयंस का कंसंट्रेशन का रेगुलेशन, ठीक है। और एक्सक्रीशन के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि एक तरीके से कह सकते हो अमीबा में यही होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, जो एक्सक्रीशन वगैरह कर रहे होते हैं। इन मेनी सेल्स एज एन प्रोटिस्ट, फूड वैक्यूल नामक एक चीज़ होती है विच इज़ फाउंड बाय इनगल्फिंग द फूड पार्टिकल। जब वो फूड पार्टिकल को इनगल्फ कर लेते हैं ना, तो जैसे मान लो यहाँ था फूड पार्टिकल, वो इनके अंदर इनगल्फ हो जाता है, तो अब बस इसी चीज़ को फूड वैक्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? फूड वैक्यूल। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया सिंगल माइटोकॉन्ड्रियन भी कहते हैं इसको, सिंगुलर, अगर माइटोकॉन्ड्रिया एक प्लूरल टर्म है, ठीक है। अनलेस स्पेसिफिकली स्टेन्ड आर नॉट इजीली विजिबल एंड द माइक्रो, इनको स्टेन करना पड़ता है इनको देखने के लिए। द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल इज वेरिएबल ड्यू टू फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। अगर तुम एक स्पोर्ट्समैन हो तुम्हारे में ज़्यादा होंगे, अगर तुम एक स्पोर्ट्समैन नहीं हो तुम्हारे में कम माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, आलसी इंसान हो तो। इन टर्म्स ऑफ द शेप एंड द साइज कंसिडरेबल डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी आर ऑब्जर्व, टिपिकली द सॉसेज शेप्ड, द सिलेंड्रिकल, हैविंग इतना 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 इतना। इंपॉर्टेंट नहीं याद करना, मन पढ़ना है तो पढ़ लो। ईच माइटोकॉन्ड्रिया इज डबल लेयर वाला हो लिखा होगा, हाँ, डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर। एक इनका आउटर मेम्ब्रेन होता है, एक इनका इनर मेम्ब्रेन होता है। यहाँ पे देख लो, ये इनका आउटर मेम्ब्रेन है, बाहर की साइड दिख रहा है, बड़ा प्यारा सा डायग्राम दे रखा है एनसीईआरटी ने पहली बार। और ये देखो इनका इनर मेम्ब्रेन, और इनर मेम्ब्रेन तुम्हें देखो इन फोल्डिंग्स दिख रही होगी, अंदर की साइड ऐसे फोल्डेड है ना। तो वही चीज़ दिखे, इनर मेम्ब्रेन डिवाइडिंग द लूमेन डिस्टिंक्टली इनटू टू एक्वस कंपार्टमेंट। देखो दो कंपार्टमेंट बन गए, एक अंदर जो पीला वाला है, एंड ये बाहर आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो है, समझ रहे हो, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, और एक अंदर वाला एरिया, ये वाला एरिया। तो दो कंपार्टमेंट बन गए, है ना। एंड द आउटर कंपार्टमेंट एंड द इनर कंपार्टमेंट, द इनर कंपार्टमेंट फिल्ड विद द डेंस होमोजेनियस सब्सटेंस कॉल्ड मैट्रिक्स। इनर कंपार्टमेंट जो होता है मैट्रिक्स से फिलअप रहता है। द आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म द कंटिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री फॉर द ऑर्गेनेल। आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म्स द कंटिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री फॉर द ऑर्गेनेल। ऑर्गेनेल जो होते हैं उसके अंदर, वो उसके लिए लिमिटिंग बाउंड्री का काम करता है, एंड उनको बाहर अंतर नहीं जाने देता है, ठीक है। सो द इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स द नंबर ऑफ इनफोल्डिंग्स कॉल्ड क्रिस्टाई। क्रिस्टा कहते हैं ये जो ये फोल्डिंग्स हैं, ये जो इसी को क्या कहते हैं, क्रिस्टा कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिस्टा। वर्ड द मैट्रिक्स, है ना। क्रिस्टा इंक्रीज द सरफेस एरिया बढ़ाते हैं। द टू मेम्ब्रेन हैव देयर ओन स्पेसिफिक एंजाइम्स एसोसिएटेड विद द माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन। तो दोनों ही मेम्ब्रेन के पास अपने स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं उनके पर्टिकुलर फंक्शन के लिए। माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा होता है। दे प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी प्रोड्यूस करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, दे आर, इसीलिए उनको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। द मैट्रिक्स ऑल्सो प्रोसेस सिंगुलर सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल। इनके मैट्रिक्स के बाद होता है एक सिंगुलर, इनके पास खुद का डीएनए मॉलिक्यूल भी है, ठीक है।
एंड थोड़ा सा आरएनए मॉलिक्यूल्स भी होता है और राइबोसोम्स भी होते हैं। ये अपने आप में छोटे से सेल ही हैं ये। एंड द कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, और प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए अगर कुछ कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड है तो वो भी होते हैं। द माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फिजन, फिजन से माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड भी कर सकता है, तभी तो इनका नंबर वेरिएबल होता है, अलग अलग तुम्हारे डिपेंड करता है तुम्हारा फिजियोलॉजी कैसे। अगर तुम ज़्यादा वर्कआउट वगैरह करते हो तो तुम्हारे में ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया हो सकते हैं, क्योंकि वो खुद से डिवाइड करके अपना नंबर बढ़ा लेंगे अगर तुम्हें ज़्यादा एनर्जी की नीड पड़ रही है तो। प्लास्टिड्स की बात करते हैं। प्लास्टिड्स आर फाउंड इन ऑल द प्लांट सेल्स एंड यूग्लोनोइड्स। These are easily observed under the microscope and they are large. They bear simple specific pigments, thus imparting the specific color to the plants. Based on the type of pigment, plastids been clarified. इनके जिनके अंदर जो पिगमेंट होता है उसके बेसिस पे इनको 3 पार्ट में डिवाइड किया है: क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल रहता है एंड कार्टिनोइड पिगमेंट रहते हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रैपिंग लाइट एनर्जी एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। इन क्लोरोप्लास्ट इतना ही था। अब क्रोमोप्लास्ट की बात हो रही है। क्रोमोप्लास्ट में फैट सोल्यूबल कार्टिनोइड पिगमेंट्स होते हैं, जैसे कि तुम्हें ये सब याद होने चाहिए: कार्टोइन, xanthophylls एंड अदर प्रेजेंट। दिस गिव्स द पार्ट ऑफ द प्लांट येलो, ऑरेंज, रेड कलर देगा, अलग अलग डिपेंडिंग की कौन सा पिगमेंट है। ठीक है। द ल्यूकोप्लास्ट, जो ल्यूकोप्लास्ट होता है ये कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं एंड वेरीड शेप्स एंड साइज हो सकता है इनका। दे आर स्टोर्ड, बस न्यूट्रिएंट स्टोर करने का बात काम करते हैं। जैसे ये देखो प्रीवियस ईयर में है। अमाइलोप्लास्ट क्या करता है, ये कार्बोहाइड्रेट यानी कि स्टार्च का स्टोरेज करता है। एंड इलानियोप्लास्ट जो होता है ये ऑयल्स का स्टोरेज करता है, फैट्स का स्टोरेज करता है। और एक और होता है हमारा एल्यूरोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट तुम्हारा स्टोरेज करता है प्रोटीन्स का। तो ये तुम्हें याद होना चाहिए। मेजॉरिटी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट आर ग्रीन, क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं ग्रीन होते हैं एंड फाउंड इन द मीजोफेल सेल्स में पाए जाते हैं। टाइप ऑफ एक सेल है जो लीफ में होता है एंड पढ़ेंगे उसके बाद आगे के चैप्टर्स में। दीज आर द लेंस शेप्ड ओबल, स्फेरिकल, डिस्कॉइड, इवन रिबन लाइक ऑर्गेनेल। अलग अलग शेप्स हो सकते हैं इनके, बट नॉर्मली जैसा शेप तुम्हारी एनसीईआरटी में दिया है ऐसा डिस्क जैसा है, फूली हुई है ना, कचौड़ी जैसा, तो ऐसा ये नॉर्मली दिखता है। तो देयर नंबर वेरीज, इनका नंबर है वेरी करता है फ्रॉम 1 पर सेल, और लाइक क्लैमिडोमोनास में 1 होता है पर सेल, एंड ग्रीन एल्गी में 20 से 40% पर सेल हो सकता है। ठीक है, मतलब मीजोफिल में। ठीक है, ग्रीन एल्गी कॉमा ग्रीन एल्गी, हाँ वो क्लैमिडोमोनास और ग्रीन एल्गी में 1 भी हो सकता है और 20 से 40 भी हो सकता है मीजोफिल्स में, है ना। सो मेरे प्लांट्स के बाद बहुत होता है। तो लाइक माइटोकॉन्ड्रिया द क्लोरोप्लास्ट आर द ऑल्सो डबल मेम्ब्रेन, ये भी डबल मेम्ब्रेन होते हैं। और ऑफ द टू इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन आर रिलेटिवली लेस परमेबल। तो जो इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन है वो लेस परमेबल होते हैं। ये देख लो इनर मेम्ब्रेन ये अंदर वाली, इनके द स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। तो इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो भी स्पेस है यानी कि ये पूरी ये स्ट्रोमा होती है। ठीक है। अ नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेन सैक्स कॉल्ड थैलेकॉइड्स आर प्रेजेंट इन द स्ट्रोमा. Thylakoids are arranged in the stack of piles, like coins of piles are called grana. जैसे देखो ये तुम्हें दिख रहा है ये थैलाकॉइड्स हैं जो कि अरेंज्ड हैं, एंड ये जो पूरा स्टाक है अगर मैं इससे साथ में बोलूँ तो मैं उसे क्या बोलता हूँ, ग्रैनम। क्या बोलता हूँ, ग्रैनम। थैलाकॉइड किसी एक को कह लो, और स्ट्रोमा लैमेला इन अलग अलग ग्रैनम्स को कनेक्ट करता है। ठीक है, सो सिंगुलर ग्रैनम कहते हैं उसे हम, मल्टी में उसे कहते हैं ग्रैना। एंड और इंटेग्रल थैलाकॉइड भी कहते हैं। ठीक है। इन एडिशन देयर आर फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स कॉल्ड स्ट्रोमा लैमेला, जो कि कनेक्टिंग करता है थैलाकॉइड्स की ऑफ डिफरेंट ग्रैना। सो द मेम्ब्रेन ऑफ द थैलाकॉइड इनक्लोज अ स्पेस कॉल्ड ल्यूमेन। तो जो थैलाकॉइड के अंदर जो स्पेस होता है ल्यूमेन कहते हैं। स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स एंजाइम्स, तो स्ट्रोमा में क्लोरोप्लास्ट के एंजाइम्स होते हैं रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ द कार्बोहाइड्रेट एंड द प्रोटीन। दे आल्सो कंटेन अ स्मॉल डबल सिलेंडर। इनके भाई साहब भी के पास भी डीएनए है। तुमसे डायरेक्टली पूछ सकता है कौन से 2 ऑर्गेनेल होते हैं जिनके पास डीएनए हो सकता है, तो यू मस्ट रिमेंबर कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट के पास अपना डीएनए होता है जो कि स्मॉल होता है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है। ठीक है, ओके। सो अनराइबोसोम्स भी होते हैं। क्लोरोफिल पिगमेंट आर प्रेजेंट इन द थैलाकॉइड, क्लोरोफिल होता है थैलाकॉइड के अंदर। राइबोसोम्स आर द क्लोरोप्लास्ट। देखो राइबोसोम जो होते हैं क्लोरोप्लास्ट के वो 70s होते हैं, एंड साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स 80s हुआ करते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हें पता होना चाहिए। अब राइबोसोम्स की बात करते हैं। राइबोसोम्स आर द ग्रैनुलर स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन द डेंस पार्टिकल बाय जॉर्ज पिलैट। इन्होंने देखा था इसे। दे आर कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक आरएनए एंड प्रोटीन के बने रहते हैं। ठीक है,
एंड आर नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, कोई मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं रहते हैं। द यूकैरियोटिक राइबोसोम्स आर एटीएस, यूकैरियोटिक में एटीएस राइबोसोम्स पाए जाते हैं, प्रोकैरियोट्स में 70s राइबोसोम्स पाए जाते हैं। ईच इसीलिए शक होता है ना उन पे, ये क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया पे, कि कहीं ये प्रोकैरियोटिक सेल तो नहीं हुआ करते थे, बाद में भी हमारे सेल के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में आ गए। Maybe. Each ribosome has two subunits, the larger and the smaller. The two subunits of the two subunits of 80s ribosomes are 60s and 40s. 60 40 90 होता है, बट यहाँ पर 80 होता है। और 70 वाला जो होता है उसका क्या होता है, 50 और 30 होता है। ये तुम्हें याद होना चाहिए। एस क्या होता है, एस होता है हमारा स्वेट्सबर्ग यूनिट, विच स्टैंड फॉर सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, एंड इट इज इनडायरेक्टली द मेजर ऑफ द डेंसिटी एंड द साइज ऑफ दिस राइबोसोम्स। ठीक है, बोथ 70s एंड 80s राइबोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ सब यूनिट्स। ठीक है, एंड इनकी भी सब यूनिट्स होती है। साइटोस्केलेटन की बात करें, एन इलाबोरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग द माइक्रो, साइटोस्केलेटन में क्या क्या होता है, माइक्रोट्यूब्यूल होता है, माइक्रोफिलामेंट होता है, इंटरमीडिएट फिलामेंट होता है। तीन चीज़ें होती है, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म में होते हैं, एंड कलेक्टिवली इनको क्या कहते हैं, साइटोस्केलेटन। तो द साइटोस्केलेटन इन अ सेल आर इन्वॉल्व इन मेनी फंक्शन, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, मोटिलिटी प्रोवाइड करते हैं, मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल करते हैं। एंड बस इतना ही था इनके बारे में। अब सीलिया फ्लैजेला की बात करते हैं। सीलिया प्लूरल वर्ड है, सिंगुलर वर्ड सीलियम, एंड फ्लैजेला का सिंगुलर वर्ड हो जाएगा फ्लैजेलम। दे आर हेयर लाइक आउटवर्ड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सीलिया आर द स्मॉल स्ट्रक्चर विच वर्क लाइक ओर्स। ओर्स मतलब सब मिल गए, जैसे सब इधर 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 इधर, मान लो ये सेल मेम्ब्रेन है, ऐसे लगे हुए हैं, सब एक साथ राइट घूम रहे हैं, है ना, सब मिल के एक, जैसे चप्पू चलाते हैं ना तो दोनों साइड चलाते हैं, वही है। तो कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ ईदर द सेल और द सराउंडिंग फ्लूइड, सेल्स की या सराउंडिंग फ्लूइड्स की मूवमेंट करने में सीलिया हेल्प करते हैं, मैंने जिसके बारे में तुम्हें बताया था। बिकॉज सराउंडिंग फ्लूइड की मूवमेंट करोगे तो खुद भी तो थोड़ा सा मूव होगे। फ्लैजेला आर कंपैरेटिवली लॉन्गर, फ्लैजेला काफ़ी लंबे होते हैं इनसे, जैसे अगर ये सीलिया है, ये फ्लैजेला है। ठीक है, तो फ्लैजेला आर कंपैरेटिवली लॉन्गर एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल मूवमेंट। ये सेल का पूरा मूवमेंट के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, थोड़ा बहुत सीलिया कर देता है, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, फ्लैजेला की। एंड द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया ऑल्सो पोजेस फ्लैजेला, बट आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ यूकैरियोटिक। तो जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया होते हैं उनके पास भी फ्लैजेला होता है, बट वो स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। ठीक है, तो द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द सीलियम एंड द फ्लैजेला शो दैट सीलियम और फ्लैजेला की क्या बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक स्टडी की गई, तो उसमें पता चला कि दे कवर्ड विद, जो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड है। सो द कोर कॉल्ड एक्सोनिमी causes a number of microtubule running parallel to a long axis. Exonymy usually has 9 doublet of radially arranged peripheral microtubule. 9 doublet of radially arranged peripheral tubules. पेरिफेरल यानी कि पेरीफेरी में देखो, ये दिख रहे हैं तुमको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है, दो दो के बंच में अरेंज है। एंड ये जो है हमारे क्या है, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, पेयर में हैं, और क्या बोलते हैं, रेडियली अरेंज्ड है। रेडियली मतलब कि अगर मैं सेंटर पे एक डॉट लगा दूं तो यहाँ से एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे, इस तरीके से इनका अरेंजमेंट है। एंड द पेयर ऑफ सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल, दो माइक्रोट्यूब्यूल सेंटर पे लोकेटेड तुम्हें दिख रहे हैं। ठीक है, so such an arrangement of exonymal microtubule is referred as 9+2 array। तो इसको कहते हैं 9+2, क्योंकि बाहर के साथ डबल डबल में तुम्हें दिख रहा है 9, और अंदर एक छोटा सा अपना एक जो है वो क्या है, एक सेंटर पे क्या है, दैट इज दो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल है। ठीक है, तो इस अरेंजमेंट को इसीलिए कहते हैं 9+2 एरे। तो द सेंट्रल ट्यूब्यूल आर कनेक्टेड बाय द ब्रिजेस। सेंट्रल ट्यूब्यूल जो होते हैं they are connected by a bridge and are also enclosed in a central sheet, which is connected to one of the tubules of the each peripheral doublet by a radial spoke. Thus there are 9 radial spokes। मतलब ये बोलो, देखो इधर ये सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स है, एंड ये एक शीट है जो कि सेंट्रल शीट है, एंड तुम्हें दिख रहे हैं कि ये रेडियल स्पोक्स हैं जो बाहर के जो डबलेट्स हैं उनको ऐसे कनेक्ट कर रहे हैं, है ना। इन्हें टोटल कितने 9 हो जाएंगे, क्योंकि 9 ही हमारे 9 ही हमारे ये स्ट्रक्चर्स हैं बाहर वाले, है ना, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स के डबलेट्स कितने हैं, 9 हैं, तो 9 रेडियल स्पोक्स हो जाएंगे। और इनके बीच में एक इंटर डबलेट ब्रिज भी है मौजूद, और बाहर के साइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सबसे बाहर। ठीक है, तो ये पूरा इनका अरेंजमेंट रहता है। एंड द पेरिफेरल डबलेट आर ऑल्सो इंटरकनेक्टेड बाय लिंकर्स। तो वही जो बताया ना, जो डबलेट्स हैं वो भी लिंकर्स से जुड़े हुए हैं, जहाँ पे दिखाया था इंटर डबलेट ब्रिज से जुड़े हुए हैं। बोथ द सीलियम एंड द फ्लैजेला मर्ज फॉर्म
द सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बेसल बॉडी। तो एक सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर रहता है जिससे सीलियम एंड फ्लैजेला तुम्हारे निकले रहते हैं, ठीक है। उनको क्या कहते हैं, बेसल बॉडीज कहते हैं, ठीक है। वही सेंट्रियोल से ही जुड़े रहते हैं ये हमारे, ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ये, ठीक है। तो ये जो एक्सोनिम क्या होता है, यही जो तुम्हारा माइक्रोट्यूबुल्स का ये जो 9+2 का अरेंजमेंट है, इसे ही एक्सोनिम कहते हैं। चलो अब कंटिन्यू करें। सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल, ठीक है। सेंट्रोसोम इज द ऑर्गेनेली यूजुअली कंटेनिंग 2 सिलेंडर कॉल्ड सेंट्रियोल्स। तो सेंट्रियोल्स ना 2 सिलेंडर्स होते हैं इस तरीके से, एंड ये एक दूसरे से ऐसे ऐसे पैरेलली 90 डिग्री पे, पैरेलली नहीं 90 डिग्री पे ऐसे अरेंज रहते हैं, ठीक है। 90 डिग्री पे अरेंज रहते हैं। तो ये जो एक स्ट्रक्चर है ये वाला, इसे हम कहते हैं सेंट्रियोल, एंड ये दूसरा वाला भी सेंट्रियोल, एंड इन दोनों को साथ में सेंट्रोजोम कहते हैं। दे आर सराउंडेड बाय एमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल। तो इनके आसपास ना एक थोड़ा सा पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल होता है, एंड इन सब को साथ में सेंट्रोसोम कहते हैं, ठीक है। ये पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल भी इसमें इंक्लूड होता है। बोथ द सेंट्रियोल्स एंड द सेंट्रोसोम लाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर विच क्या बोलते हैं, कहाँ गया विच हैज एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक अ कार्टव्हील। तो ये जो सेंट्रियोल्स है ना, इनका अरेंजमेंट एक कार्टव्हील जैसा होता है, ठीक है। दे आर मेड अप ऑफ 9 इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल फिब्रिल्स ऑफ ट्यूबुलेंट प्रोटीन याद रखो। क्या रहता है इनका अरेंजमेंट, यहाँ पे 9 जैसे अपना था उसमें डबलेट्स थे, बट यहाँ 9 इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल फिब्रिल्स होते हैं ट्यूबुलेंट प्रोटीन के बने हुए। ईच ऑफ द पेरिफेरल फिब्रिल इज अ ट्रिपलेट। वहाँ पे डबलेट था, यहाँ पे ट्रिपलेट है। पेरिफेरल मतलब बाहर के साइड। सो द एडजेसेंट ट्रिपलेट आर ऑल्सो लिंक्ड, और इसमें भी लिंक्ड होता है दोनों में। सेंट्रल पार्ट ऑफ द प्रॉक्सिमल रीजन ऑफ द सेंट्रियोल इज ऑल्सो प्रोटीनेशियस। इनका जो सेंट्रल पार्ट होता है इसे हब कहते हैं, विच इज कनेक्टेड टू द ट्यूबल्स ऑफ द पेरिफेरल ट्रिपलेट बाय द रेडियल स्पोक्स। ये भी स्पोक्स की हेल्प से उनसे कनेक्ट, लगभग सेम स्ट्रक्चर है, बस बीच में एक हब रहता है, and made up of protein. The centrioles form the basal body of cilia and flagella. सेंट्रियोल क्या होता है, ये बेसल बॉडी बनाता है, मतलब जैसे ये सेंट्रियोल है यहीं से वो अपना फ्लैजेला अराइज होता है, तो ये बेसल बॉडी बनाता है। द स्पिंडल फाइबर्स दैट गिव राइज टू स्पिंडल अपैरेटस ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन के ड्यूरिंग ये स्पिंडल अपैरेटस बनाता है, बाय दिस ऐसे स्पिंडल फाइबर्स बनाता है जिसपे क्रोमोसोम्स पकड़े जाते हैं, ठीक है। सो ये अपना अरेंजमेंट रहता है क्या बोलते हैं सेंट्रियोल्स का, ठीक है। अब चलो आगे बढ़े। न्यूक्लियस एक सेल ऑर्गेनी। एज अ सेल ऑर्गेनी वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन ने इसे डिस्क्राइब किया था एज अर्ली 1831। लेटर मटेरियल ऑफ द न्यूक्लियस स्टेन्ड बाय द बेसिक डाइज गिवन डाइज वाज गिवन नेम क्रोमेटिन। तो न्यूक्लियस के अंदर जो मतलब उसमें बेसिक डाई वगैरह स्टेन किया तो उसे क्रोमेटिन नाम दिया गया बाय फ्लेमिंग, ठीक है। फ्लेमिंग ने न्यूक्लियस के मटेरियल को, लेटर द मटेरियल ऑफ द न्यूक्लियस वाज नेम्ड एज क्रोमेटिन। द इंटरफेस ऑफ द न्यूक्लियस, मतलब वो नॉर्मल रहता है जिंदगी अपनी, तो न्यूक्लियस ऑफ द सेल इज नॉट डिवाइडिंग, तो इस फेस को इंटरफेस कहते हैं। सो इट हैज़ अ हाईली एक्सटेंडेड एलाबोरेट न्यूक्लियर प्रोटीन फाइबर्स कॉल्ड क्रोमेटिन। तो ये जो क्रोमेटिन होता है एंड न्यूक्लियर मैट्रिक्स में, ठीक है। और एंड वन और मेजर स्फेरिकल बॉडीज कॉल्ड न्यूक्लियोलस सेंटर पे रहता है, ये देखो ये क्या है अपना न्यूक्लियोलस। And electron microscopy has revealed that the nuclear envelope, which constitute 2 parallel membranes, which space between this is perinuclear space। मतलब इसको बहुत ढंग से जब देखा तो उन्होंने देखा कि जैसे 2 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैं तो उनके बीच में जो स्पेस है उसे कह रहे हैं पेरीन्यूक्लियर स्पेस, ठीक है। स्पेस बिटवीन द 2 पैरेलल मेम्ब्रेन्स ऑफ द न्यूक्लियस, तो मतलब न्यूक्लियर एनवेलप भी 2 मेम्ब्रेन का है। It forms the barrier between the material present inside the nucleus and the cytoplasm. The outer membrane usually remains continuous with the endoplasmic reticulum. ये चीज़ हमने endoplasmic reticulum में देखी थी. And also bears ribosomes on it. ठीक है, उसमें भी ribosomes रहते हैं outer वाले पे. At a number of spaces of the nuclear envelope is interrupted. मतलब कुछ pores होते हैं nuclear envelope में which is formed by the fusion of the two membrane. मतलब जैसे ये membrane जा रही है तो ये ऐसे fuse हो गई, है ना, यहाँ से जा रही है ऐसे fuse हो गई, तो मतलब ये दोनों अलग अलग है, आउटर मेम्ब्रेन या इनर मेम्ब्रेन, बीच से एक पोर बन गया जिससे अपना राइबोसोम वगैरह पास हो सकते हैं। तो दिस न्यूक्लियर पोर आर पैसेज फॉर विच द मूवमेंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स टेक प्लेस इन बोथ द डायरेक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म।
नॉर्मली देर इज ओनली वन न्यूक्लियस पर सेल, है ना, बट वेरिएशन इन नंबर ऑफ द न्यूक्लियस फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व। कैन यू रिकलेक्ट द नेम्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म दैट हैव मोर देन वन न्यूक्लियस पर सेल? सब मैच्योर सेल्स इवन लैफ न्यूक्लियस, कुछ मैच्योर सेल में नहीं होता है, जैसे एरिथ्रोसाइट्स में नहीं होता है। और तुम्हारे मसल फाइबर में देखो, वहाँ पर काफ़ी, वहाँ पे मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेट आता है, जैसे सिंक्टियम कहते हैं, है ना। मैनी मैमल्स एंड सीव ट्यूब सेल्स, वस्कुलर प्लांट्स में भी तुमको न्यूक्लियस नहीं मिलेगा। विच यू कंसीडर दीज सेल्स लिविंग? क्या तुम इनको लिविंग कंसीडर करोगे, बताओ? द न्यूक्लियर न्यूक्लियर मैट्रिक्स और न्यूक्लियर प्लाज्म कंटेन्स न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियर प्लाज्म में एक न्यूक्लियोलस होता है एंड क्रोमेटिन होता है। न्यूक्लियाई आर स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियर प्लाज्म। न्यूक्लियर प्लाज्म में न्यूक्लियाई एक स्फेरिकल सा स्ट्रक्चर न्यूक्लियर प्लाज्म के अंदर होता है। दैट कंटेन द कंटेंट ऑफ द न्यूक्लियोलस इज कंटिन्यूअस विद रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियर प्लाज्म। तो जो कंटेंट होता है न्यूक्लियोलस का वो कंटिन्यूअस रहता है, पूरे मतलब न्यूक्लियर प्लाज्म में फैला रहता है। इट इज़ नॉट मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर। न्यूक्लियोलस जो है वो मेम्ब्रेन बॉन्ड नहीं है। इट इज साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस का एक्टिव साइट है ये, ठीक है। लार्जर एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन द सेल एक्टिवली कैरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। और लार्जर एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन द सेल जो कि प्रोटीन सिंथेसिस कैरी आउट कर रहे हैं एक्टिवली, ठीक है। उनमें न्यूमरस न्यूक्लियोलाई हो सकते हैं, ठीक है। You may recall the interphase nucleus has a loose and instinct network of nucleoprotein fibers called chromatin। अरे मतलब वही जो न्यूक्लियस होता है उसमें न्यूक्लियोप्लाज अपना वो हो गया न्यूक्लियोलस, एंड इसके बाहर बाहर जो भी है क्रोमेटिन। बट ड्यूरिंग द डिफरेंट स्टेज ऑफ द सेल डिवीजन, जब क्रोमोसोम जब सेल डिवाइड कर रहा होता है तो यही अपना एक्स 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 ऐसे बन जाते हैं, और इन्हें को कहते हैं क्रोमोसोम्स, ठीक है। एंड क्रोमेटिन कंटेन्स डीएनए एंड सम बेसिक प्रोटीन्स कॉल्ड हिस्टोन्स। तो क्रोमेटिन में कुछ डीएनए होता है ऑब्वियसली, एंड कुछ बेसिक प्रोटीन जैसे हिस्टोन वगैरह होते हैं, और सब नाम हिस्टोन प्रोटीन भी होते हैं जो डीएनए को पकड़ के रखते हैं। ऑल्सो आरएनए भी रहता है, ठीक है। A single human cell has approximately 2 meter long thread DNA distributed among the 46 chromosomes। तो लगभग 2 मीटर लंबा अपना डीएनए होता है, अगर वो भी एक एक सेल में, ठीक है। हाँ, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं हमारे पास, पता ही होगा, उनमें सब ऐसे घिसे पिटे से अरेंज रहते हैं। यूल स्टडी द डिटेल अबाउट डीएनए पैकेजिंग एंड फ्रॉम इन क्लास 12, ठीक है, क्लास 12 में आगे बढ़ लेना। ईच क्रोमोसोम्स विजिबल ओनली डिवाइडिंग सेल्स। क्रोमोसोम विजिबल जब तभी होते हैं जब सेल डिवाइड कर रहे होते हैं। एसेंशियली हैज अ प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कॉल्ड सेंट्रोमियर। इनका पास एक सेंट्रोमियर नामक एक चीज़ होती है, ये तुम्हारा क्रोमोसोम है बाय द वे। एंड इसके में साइड साइड में 2 काइनेटोकोर लगे होते हैं जहाँ से आके स्पिंडल फाइबर अटैच होता है। स्पिंडल फाइबर जो तुम्हारा सेंट्रियोल से निकला ना, वो यहीं से आके जुड़ता है। ऑन द साइड्स ऑफ विच द डिश शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड काइनेटोकोर्स आर प्रेजेंट, ठीक है। सेंट्रोमियर होल्ड्स द 2 क्रोमेटिड ऑफ द क्रोमोसोम्स। इनके बीच में यहाँ पर एक होता है सेंट्रोमियर जो दोनों ही क्रोमेटिड्स को होल्ड करता है। यानी कि ये एक क्रोमेटिड है, ये जो एक पूरा स्ट्रक्चर है, ये एक साइड वाला ये क्रोमेटिड है, और ये एक साइड वाला दूसरा क्रोमेटिड है ना। इनको सिस्टर क्रोमेटिड्स भी कहते हैं। So, based on the position of the centromere, the chromosomes can be classified into 4 types। क्रोमोसोम को 4 टाइप पे डिवाइड कर दिया जाता है सेंट्रोमियर की पोजीशन पे। यानी कि ये जो मैं सेंट्रोमियर बता रहा हूँ जिसमें नहीं शो हुआ है यहाँ पे कहीं सेंटर पे, सेंट्रोमियर होता है, दोनों ही क्रोमेटिड्स को पकड़ के रखता है। तो इसकी पोजीशन के बेसिस पे ये यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, ये यहाँ हो सकता है, और ये यहाँ हो सकता है। तो इसके बेसिस पे इनको कुछ डिविजन्स में डिवाइड किया गया है, तो उन डिविजन्स की बात करते हैं। सो दोज आर the metacentric chromosomes has a middle centromere forming 2 equal arms of the chromosomes। ये मेटासेंट्रिक का एग्जांपल है, अगर सेंटर पे होगा तो ये मेटासेंट्रिक है। क्या है? मेटासेंट्रिक। एंड सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम हैज अ सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडल। मतलब थोड़ा सा इस तरफ यहाँ कहीं रहता है सेंट्रोमियर हमारा, तो हम उसे क्या कहते हैं? सब मेटासेंट्रिक, ठीक है। एंड रिजल्टिंग इनटू 1 शॉर्टर आर्म एंड 1 लॉन्गर आर्म। इसमें एक छोटी आर्म होती है, एक बड़ी आर्म होती है। कैसे? सेंट्रोमियर होगा यहाँ पर, इस जगह पर, तो तुम्हारा इस तरफ वाली 2 शॉर्टर आर्म्स होंगी, एंड इस तरफ वाली जो होंगी वो क्या होंगी? तुम्हारी लॉन्गर आर्म्स होंगी। वही चीज़ बता रहा है। एंड इन केस ऑफ एक्रोसेंट्रिक, द क्रोमोसोम ऑफ द सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड क्लोज टू द एंड फॉर्मिंग 1 एक्सट्रीमली शॉर्ट एंड 1 वेरी लॉन्ग। वेयरएज स्टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम एज अ टर्मिनल, मतलब अगर यहाँ पर है, एकदम यहाँ पर इस पोजीशन पर सेंट्रोमियर है अगर, तो इधर वाली देखो कितनी एक्सट्रीमली शॉर्ट बन गई, एंड उधर पूरा उधर तक खींच जाएगी, दैट इज वेरी लॉन्ग। तो लास्ट है एक और टीलोसेंट्रिक, ठीक है। टीलोसेंट्रिक में एकदम टिप पर होती है, ठीक है। तो इसमें 2 हैज अ टर्मिनल सेंट्रोमियर, एकदम टर्मिनल पर सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है। यहाँ पे तुमको कुछ दे रखे हैं, है ना,
जैसे कि ये वाला देखो, इसमें सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन देख लो, सैटेलाइट को ही सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन कहते हैं, जो कि तुम्हारे अपने क्रोमोसोम के ऊपर ऐसे लगा रहता है। एंड दिस इज योर सेंट्रोमियर, ठीक है। एंड दीज आर द शॉर्ट आर्म्स, एंड यहाँ पे शॉर्ट आर्म देख लो, ये सेंट्रोमियर है, ये तुम्हारे लॉन्ग आर्म है, ठीक है। ओके, सो समटाइम्स few chromosomes have non-staining secondary construction or the at a constant location, ठीक है। तो वही नॉन स्टेनिंग होते हैं, ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होते हैं, जिनको सैटेलाइट कहते हैं। दे गिव द अपीयरेंस ऑफ अ स्मॉल फ्रेगमेंट एंड इसे कहते हैं सैटेलाइट। माइक्रोबॉडीज मेनी मेम्ब्रेन बॉन्ड माइन्यूट वेसिकल्स आर कॉल्ड माइक्रोबॉडीज। दे कंटेन वेरियस एंजाइम्स प्रेजेंट इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो काम खत्म, चैप्टर खत्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग।